डैगर युद्ध का अंत, जीवप्ती त्रिपाठी की विजय। डैगर इस बार की टक्कर वास्तव में बराबर पर छूटी। हालांकि आसपास देखने पर यह स्पष्ट था कि जीवप्ती त्रिपाठी की चोटें बाई युनफेंग से अधिक गंभीर थी। फिर भी ये देखना चौंकाने वाला था। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के प्रथम चरण के एक खेती करने वाले व्यक्ति के साथ पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा का एक उच्च स्तर का खेती करने वाला इतनी भयंकर लड़ाई लड़ सका, और मार्शल कौशल के सीधे टकराव में। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास मौजूद मार्शल कौशल बाई परिवार के गुप्त कौशल स्वर्ग का जमावड़ा तारा से भी अधिक शक्तिशाली था? ये वास्तव में एक रहस्यमय श्रेणी का मार्शल कौशल था। दोनों युवा जो खून से लथपथ थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। बाई युनफेंग की आंखें पागलपन और अविश्वास से भरी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी खड़ा रह पाएगा। उसने न केवल कमजोरी का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया, बल्कि वह वास्तव में और अधिक बहादुरी से लड़ रहा था। मैंने कहा, आज तुम निश्चित रूप से मरोगे, चाहे स्वर्गीय सम्राट भी आ जाए, वह भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बाई युनफेंग भयंकर रूप से दहाड़ा। हालांकि उसके और जीवप्ती त्रिपाठी के बीच पहले कोई द्वेष नहीं था, लेकिन आज की लड़ाई ने बार बार उसकी उम्मीदों को पार कर दिया था। बाई परिवार के एक युवा स्वामी के रूप में बाई युनफेंग इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इतने सारे लोगों के देखते हुए अगर वह जीवप्ती त्रिपाठी को नहीं हरा सका, तो क्या उसके पिछले शब्द उसके अपने चेहरे पर तमाचा मारने के समान नहीं होंगे? एक दहाड़ के साथ बाई युनफेंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक स्क्रॉल प्रकट हुआ। स्क्रॉल खुल गया और उस पर दुर्लभ दानव जानवरों के अनगिनत चित्र थे। बाई परिवार की पृथ्वी श्रेणी की मध्यम श्रेणी की कलाकृति, 100 दानव पशुओं का चित्र। डोन किंग हान की अभिव्यक्ति बदल गई जैसे ही वह चिल्लाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने अनजाने में चिल्लाया है, वास्तव में वह जीवप्ती त्रिपाठी को जगाने की कोशिश कर रहा था। बाई युनफेंग बार बार व्यंग्य करता रहा, क्योंकि वह अपनी कलाकृति में जीवन शक्ति डालना जारी रखा। जीवन शक्ति के प्रवाह के साथ 100 दानव पशुओं का चित्र में दानव जानवर के पैटर्न हल्के से हिलने लगे, और तुरंत एक रोशनी का विस्फोट चित्र से बाहर निकला, विभिन्न प्रकार के दानव जानवरों में बदल गया। वे सभी भयंकर रूप से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ पड़े। जीवप्ती त्रिपाठी को मारने के लिए बाई युनफेंग ने अपने सभी साधनों को समाप्त कर दिया था। ये कलाकृति उसका सबसे बड़ा अंतिम पत्ता थी, और उसका अंतिम हमला भी। उसे विश्वास नहीं था कि ऊंचे आसमान के मंडप का एक अज्ञात शिष्य सैकड़ों दानव जानवरों के हमले से बच सकता है। हवा में और अधिक चमकीली रोशनी दिखाई दी, और सभी प्रकार के अजीब दानव जानवर साकार हो गए। वे हजारों सर पर दौड़ते घोड़ों की तरह थे, जो उनके सामने के सभी दुश्मनों को कुचलने के लिए पर्याप्त थे। जीवप्ती त्रिपाठी दहाड़ा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। उसके हाथ में अचानक एक गहरा लाल तलवार दिखाई दी। शूरा तलवार, असुरा के द्वार का सबसे कीमती खजाना। शूरा तलवार हाथ में होने पर जीवप्ती त्रिपाठी की पहले से ही क्रूर जीवन शक्ति इस क्षण और भी हिंसक हो गई, एक भयानक स्तर तक पहुंच गई। हर किसी की आंखें कांप रही थी, क्योंकि वे गहरे लाल तलवार को टकटकी लगाकर देख रहे थे। वे सभी इस तलवार से घने और भौतिक हत्या के इरादे को महसूस कर पा रहे थे, और जब उन्होंने इस तलवार को देखा तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक खून का लाल रंग की दुनिया देखी हो। उस जगह पर खून नदियों में बहता था, लाशों के ढेर पहाड़ बन गए थे, और एक खूनी आभा जिसने व्यक्ति को भयभीत कर दिया हवा में व्याप्त थी। बैंगनी फन घाटी और हवा और बादल दोहरे गार्ड से 2 अमर आरोहण सीमा के मास्टर ने तुरंत अपने युवा स्वामी की रक्षा की और पीछे हट गए, इस भयानक हत्यारे इरादे से प्रभावित होने के डर से। अनीशपाल यादव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ऊंचे आसमान के मंडप के संप्रदाय मास्टर के लिए भी यही सच था। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी वास्तव में इतना शक्तिशाली हथियार बाहर निकाल पाएगा। ये पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से परे था। जैसे ही सैकड़ों दानव जानवर आगे बढ़े, जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी तलवार उठाए और आड़े में घुमाया। जैसे ही तलवार चली, दानव जानवर ने एक दर्दनाक चीख निकाली और पूरी तरह से गायब हो गया। जीवप्ती त्रिपाठी आगे बढ़ा, उसकी आंखें रिक्तपिपासु पागलपन से भरी थीं, लेकिन बाई युनफेंग, जो अभी भी शांत था, आखिरकार उसकी अभिव्यक्ति में एक बदलाव दिखाई दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपने सबसे शक्तिशाली कलाकृति का उपयोग करने के बाद भी वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ रहेगा। 100 दानव पशुओं का चित्र से बाहर निकले दानव जानवर उसे बिल्कुल नहीं रोक पाए। एक के बाद एक दानव जानवर को काटा गया। जीवप्ती त्रिपाठी और बाई युनफेंग के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। हिंसक खूनी आभा और अंतहीन हत्यारे इरादे से प्रभावित होकर बाई युनफेंग लगभग हिलने में असमर्थ था। वह केवल यांत्रिक रूप से अपनी जीवन शक्ति को प्रेरित कर सकता था, इसे 100 दानव पशुओं का चित्र में डालता रहा ताकि जीवप्ती त्रिपाठी को रोक सके। इस तरह की कार्रवाई अर्थहीन थी, केवल उसकी जीवन शक्ति की खपत को तेज कर रही थी। एक क्षण बाद जीवप्ती त्रिपाठी बाई युनफेंग के सामने आ गया। उसकी ठंडी आंखें उस पर हल्के से घूमती थी। फिर उसने अपने हाथ में असुर तलवार उठाए और भयंकर रूप से नीचे काट दिया। हर किसी का दिल उछल पड़ा, क्योंकि वे देख सकते थे कि जीवप्ती त्रिपाठी की तलवार बाई युनफेंग पर लक्षित नहीं थी, बल्कि 100 दानव पशुओं का चित्र पर थी। वह वास्तव में इस पृथ्वी श्रेणी की मध्यम श्रेणी की कलाकृति को नष्ट करना चाहता था। खून का लाल रंग की तलवार की रोशनी इंद्रधनुष की तरह सूर्य को छेदती हुई क्रूरता से 100 दानव पशुओं का चित्र के माध्यम से कटी। जो कुछ दानव जानवर अभी भी हवा में उड़ रहे थे, वे एक पल में गायब हो गए।
100 दानव पशुओं का चित्र पर घनी रोशनी का एक घेरा दिखाई दिया और तलवार की धार जब उसके पार गई तो एक दरार बन गई। हर किसी की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। 100 दानव पशुओं का चित्र एक पृथ्वी श्रेणी की मध्यम श्रेणी की कलाकृति थी। हालांकि यह एक रक्षात्मक कलाकृति नहीं थी, यह इतनी नाजुक कैसे हो सकती थी। एक तलवार ने चित्र को काट दिया और एक बड़ा अंतराल दिखाई दिया। ये तलवार कितनी तेज थी, ये किस तरह की कलाकृति थी। श्वा असुर तलवार को पीछे घुमाया गया और अंतराल को और बढ़ा दिया गया। एक और तलवार की रोशनी चमकी एक फाड़ने की आवाज के साथ, और पृथ्वी श्रेणी की मध्यम श्रेणी का 100 दानव पशुओं का चित्र आधा कट गया, जमीन पर गिर गया। 3 तलवारें, एक पृथ्वी श्रेणी की मध्यम श्रेणी की कलाकृति को नष्ट करना। कोई भी ऐसे परिणाम पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी की तलवार घूमी, एक तलवार फूल को झकझोरते हुए और बाई युनफेंग की ओर घोंपा, जो बेवकूफी से खड़ा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। कृपया दया दिखाओ। बाई परिवार के 2 अमर आरोहण सीमा के मास्टर इसे और सह नहीं सके। अभी अभी उन्हें अनीशपाल यादव ने रोका था, इसलिए उन्होंने जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब जीवप्ती त्रिपाठी को वास्तव में बाई युनफेंग का जीवन लेना चाहते हुए देखकर उन्होंने संकोच नहीं किया और जल्दी से चिल्लाए। चिल्लाते हुए वे तेजी से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़े। अनीशपाल यादव ने उन्हें नहीं रोका। अमर आरोहण सीमा के मास्टर वास्तव में अलग थे। वे दोनों लगभग तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी के सामने आ गए। उनमें से एक ने अपनी उंगली को असुर तलवार की ओर फेंका, जबकि दूसरे ने बाई युनफेंग को पकड़ा और तेजी से पीछे हट गए। एक डिंग ध्वनि के साथ असुर तलवार का प्रक्षेपवक्र विचलित हो गया और बाई युनफेंग का जीवन बच गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने बाई परिवार के 2 अमर आरोहण सीमा के मास्टरों पर ठंडी निगाह डाली, लेकिन पीछा नहीं किया। इन दोनों के उसकी रक्षा करते हुए वह बाई युनफेंग को नहीं मार सकता था। युवा स्वामी, कृपया दया दिखाएं। मेरे युवा स्वामी का कौशलहीन है और वह पहले ही हार चुका है। असुर तलवार को रोकने वाले अमर आरोहण सीमा के मास्टर ने माथे पर बल डालकर और चिंता से कहा। हालांकि उनका लहजा कुछ असंतुष्ट था, लेकिन बिल्कुल अनादर नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, काफी देर तक झिझक महसूस की और अंत में असुर तलवार को दूर रख दिया। एक महान लड़ाई का अंत हो गया था। ये लड़ाई एक ही स्तर पर नहीं थी, लेकिन अंतिम परिणाम ये था कि कम शक्ति वाले ने जीत हासिल की थी, जिसने सभी को कुछ भ्रमित कर दिया। क्लासिकल बिल्डिंग संप्रदाय मास्टर से भेंट। क्लासिकल बिल्डिंग, आप सभी ऊंचे आसमान के मंडप में मेहमानों के रूप में आए हैं। ये बूढ़ा मास्टर आपका स्वागत करता है, लेकिन ऊंचे आसमान के मंडप वह जगह नहीं है जहां आप अत्याचार कर सकते हैं। संप्रदाय मास्टर की अभिव्यक्ति एक प्राचीन कुएं की तरह थी, और हालांकि उनका लहजा सपाट था, कोई भी उनकी आवाज में क्रोध सुन सकता था। जैसे ही ये शब्द कई मास्टरों के कानों तक पहुंचे, वे सभी घबरा गए। बाई परिवार के पास यहाँ रहने का चेहरा नहीं था। उनमें से एक ने बाई युनफेंग को पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे ने 100 दानव पशुओं का चित्र का टुकड़ा उठाया जो जमीन पर गिर गया था, अपनी मुट्ठियों को जोड़ते हुए और कहा, इन दिनों हमने आपको परेशान किया है। हमें उम्मीद है कि ऊंचे आसमान के मंडप हमें क्षमा करेगा। बाई परिवार निश्चित रूप से माफी मांगने आएगा। बोलना समाप्त करते हुए 2 अमर आरोहण सीमा के मास्टर बाई युनफेंग के साथ तेजी से चले गए। बैंगनी फर्न घाटी के लोग भी और देर तक रहने की हिम्मत नहीं कर पाए। मूल रूप से उन्होंने इस छोटे संप्रदाय को कम करके आंका था। यहाँ आने के बाद उन्होंने प्रतिभाओं की भर्ती के लिए एक श्रेष्ठ उपस्थिति रखी थी, लेकिन आज 2 भयानक मास्टर एक के बाद एक प्रकट हुए थे, और ऊंचे आसमान के मंडप से एक पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के प्रथम चरण के शिष्य ने लगभग बाई परिवार के युवा स्वामी को मार डाला था, जिसे बैंगनी फर्न घाटी के लोग डर से कांप उठे। ऊंचे आसमान के मंडप को कम करके नहीं आंका जा सकता था। प्रभारी में इतने शक्तिशाली मास्टर के साथ कोई भी यादृच्छिक शिष्य एक पागल व्यक्ति था, भयानक अस्तित्वों का एक समूह जो बाघ को खाने के लिए एक सुआ होने का ढोंग कर रहा था। फेनहॉन्ग और 2 अमर आरोहण मास्टर ने भी बार बार माफी मांगी और जल्दी से चले गए। डोन किंग हान और हवा और बादल दोहरेगार्ड ने भी यही किया। जाने से पहले डोन किंग हान ने जीवप्ती त्रिपाठी पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में सदमा अभी तक फीका नहीं पड़ा था। ग्लोइंग स्टार शिष्य का गौरव। ग्लोइंग स्टार। मैदान के बाहर ऊंचे आसमान के मंडप के कई शिष्य इकट्ठा हो गए थे। ये लड़ाई बहुत अधिक पृथ्वी विदारक थी। इसने न केवल 5 महान बड़ों का ध्यान आकर्षित किया था, बल्कि कई शिष्य जो कोलाहल सुन चुके थे वे भी देखने आए थे। सु जुआनवू ने शिष्यों के समूह पर ठंडी निगाह डाली और जोर से कहा, शिष्य जो इन दिनों 3 महान शक्तियों के संपर्क में रहे हैं, अपने आप चले जाओ। मेरा ऊंचे आसमान के मंडप सिर्फ एक छोटा संप्रदाय है, आपके रहने की जगह नहीं, ताकि आपके भविष्य को बर्बाद न किया जा सके। हम्फ। इस वाक्य को सुनकर कई लोगों की अभिव्यक्ति अंधेरी हो गई, बेहद नाराज महसूस कर रहे थे। वे सभी शिष्य थे जिन्हें 3 महान शक्तियों द्वारा भर्ती किया गया था। उन्होंने सोचा था कि 3 महान शक्तियों में से एक में शामिल होकर उनके पास एक बेहतर जीवन होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका अपना संप्रदाय भी इतना प्रतिष्ठित होगा। संप्रदाय मास्टर और कोषाध्यक्ष अनीशपाल यादव के प्रकट होने के बाद ये अमर आरोहण सीमा के मास्टर खरगोशों की तरह आज्ञाकारी थे। इस क्षण इन शिष्यों के दिल पछतावे से भर गए थे, लेकिन चूंकि दूसरे बड़े ने पहले ही ऐसा कह दिया था, वे अभी भी बेशर्मी से कैसे रह सकते थे। मैदान में जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आभा को संयत किया और ऊंचे आसमान के मंडप के संप्रदाय मास्टर को हल्के से घूरकर देखा।
उसकी आंखें कुछ संदेह से भरी थी, लेकिन कुछ राहत भी थी। अनीश पाल यादव अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, इससे पहले कि उसकी आकृति चमकी और गायब हो गई। सभी बिखर जाओ। संप्रदाय मास्टर ने अपना हाथ हिलाया, फिर जीवती त्रिपाठी की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर एक दयालु अभिव्यक्ति दिखाई दी जैसे ही उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ। 5 महान बड़े सभी हैरान देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लड़ाई जीवती त्रिपाठी को संप्रदाय मास्टर की नजरों में आने देगी। अब जब उसे बुलाया गया था तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए लाभ होगा। जीवती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। उसके दिल में कई सवाल और संदेह थे जिन्हें जवाब देने की आवश्यकता थी। खून से लथपथ संप्रदाय मास्टर के पीछे कदम दर कदम चलते हुए ऊंचे आसमान के मंडप के सभी शिष्य जीवती त्रिपाठी को घूरकर देख रहे थे। उनकी सभी पिछली अवमानना और भेदभाव सदमे और घबराहट से बदल गए थे। कई इमारतों से गुजरने के बाद समूह एक एकांत क्षेत्र में पहुंचा। ये संप्रदाय मास्टर का एकांतवास था। सामान्य रूप से यहाँ तक कि 5 महान बड़े को भी पैर रखने की अनुमति नहीं थी। एक आंगन और कई फूस की झोपड़ियां थीं, सरल और कच्ची, लेकिन आंगन में कई फूल और पौधे थे जो सभी बाहर बहुत आम थे। संप्रदाय मास्टर के एकांतवास में जरा सी भी विलासिता की चीजें नहीं थी, केवल साधारण और सुरुचिपूर्ण। जीवती त्रिपाठी को झोपड़ियों में से एक में ले जाते हुए संप्रदाय मास्टर ने उसे केवल कपड़ों का एक सेट और गोलियों की एक बोतल दी। पहले अपने घावों को भर लो, फिर अपने कपड़े बदलो और मुझे ढूंढने आओ, संप्रदाय मास्टर ने कहा। फिर दूर तैर गए। हालांकि कई सवाल थे, जीवती त्रिपाठी को पूछने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय झोपड़ी में प्रवेश किया, एक गोली निकालकर निगल ली। आज की लड़ाई को बेहद मुश्किल बताया जा सकता है। जीवन शक्ति क्षेत्र के मास्टर से निपटना आसान नहीं था और टकराव के दौरान जीवती त्रिपाठी को नुकसान हुआ। अगर स्टार मार्क के लिए नहीं होता तो वह शायद हार गया होता। बाई परिवार का स्वर्ग का जमावड़ा तारा असाधारण था, स्टार मार्क से ज्यादा बदतर नहीं था। आज की लड़ाई को जीवती त्रिपाठी द्वारा स्वयं नेतृत्व किया गया कहा जा सकता है। हालांकि ईर्ष्या का एक संकेत था, यह मुख्य कारण नहीं था। जीवती त्रिपाठी इस महत्वपूर्ण क्षण में अपनी कई अटकलों की पुष्टि करना चाहता था। चौथा मास्टर यांग उसे ऊंचे आसमान के मंडप में क्यों लाना चाहता था? उसका इस जगह के साथ किस तरह का संबंध था? क्या ये वह जगह थी जहां वह पहले अभ्यास करता था? कई गहन अर्थ थे, लेकिन जीवती त्रिपाठी उन सभी का अनुमान नहीं लगा सकता था। चूंकि वह उनका अनुमान नहीं लगा सकता था तो वह एक बड़ी लॉटरी खींचेगा। अगर वह खुद को साफ नहीं कर सका तो हमेशा कोई न कोई उसे साफ करने वाला होगा, और यह व्यक्ति जो उसे साफ करेगा वह मुख्य व्यक्ति था। लेकिन जीवती त्रिपाठी को उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति जिसे वह बाहर निकालेगा वह वास्तव में ऊंचे आसमान के मंडप का संप्रदाय मास्टर होगा। आपके द्वारा दिए गए सभी चीनी नामों को हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया है। अनुवाद में किसी अन्य नाम का उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए कोई नया नाम सहेजा नहीं गया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं जीवती त्रिपाठी यांकई के अगले कदम या संप्रदाय मास्टर के साथ उनकी बातचीत के बारे में आगे बताऊं? अध्याय 212 कैंडल ओम। एक दिन बाद जीवती त्रिपाठी यांकई साफ सुथरे कपड़े पहनकर झोपड़ी से बाहर निकले। आंगन के अंदर संप्रदाय प्रमुख सेक्ट मास्टर एक बेर के फूल के पेड़ के नीचे खड़े थे। एक हाथ उनकी पीठ के पीछे था, दूसरा उनकी दाढ़ी सहला रहा था। बिना हिले डुले उनकी आंखें दूर घूर रही थी। जीवती त्रिपाठी उनके पीछे चले गए और उन्हें परेशान करने के लिए कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़े हो गए और उनकी निगाहों का अनुसरण किया। उन्होंने एक शाखा पर कई फूलों की कलियां फ्लावर बर्ड्स देखी जो ठंडी हवा में धीरे धीरे खिल रही थी। एक बूढ़े ओल्ड और एक जवान यंग आदमी पूरे दिन और रात वहां खड़े रहे, उन फूलों की कलियों के पूरी तरह से खिलने का इंतजार करते रहे। इससे पहले कि संप्रदाय प्रमुख मुड़े और पूछा, आपकी चोट कैसी है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, जीवती त्रिपाठी मुस्कुराए। क्या मुझे आपको संप्रदाय प्रमुख कहना चाहिए या 11वें बुजुर्ग? उनके सामने खड़ा व्यक्ति न केवल ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन का संप्रदाय प्रमुख लिंग ताइजू था, बल्कि वह 11वां बुजुर्ग 11th एल्डर भी था, जिससे वह कुंडलीदार नाले कॉलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में मिले थे। उस समय जीवती त्रिपाठी ऊंचे आसमान के मंडप के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए हालांकि उन्हें कुछ संदेह डाउट्स थे, उन्होंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। बाद में जब उन्होंने नीलेश सैसफ्रास को ऊंचे आसमान के मंडप के बारे में बात करते सुना तो वह 11वें बुजुर्ग की असली पहचान ट्रू आइडेंटिटी की पुष्टि करने में सक्षम हो गए। ऊंचे आसमान के मंडप में कोई 11वां बुजुर्ग नहीं था, लेकिन वर्तमान लिंग ताइजू 11वें संप्रदाय प्रमुख 11th सेक्ट मास्टर थे। वह महान प्रतिभा, ग्रेट टैलेंट और दूरदर्शिता विजन के व्यक्ति थे, लेकिन अपने 2 शिष्यों 2 डिसाइपल्स के कारण वह 10 से अधिक वर्षों से पतन डिक्लाइन में चले गए थे। अगर 10 साल से अधिक समय पहले उनके द्वारा स्वीकार किए गए 2 शिष्यों के लिए नहीं होता तो लिंग ताइजू में निश्चित रूप से अब की तुलना में अधिक शक्ति स्ट्रेंथ होती। अगर उनके दिल की गांठ नॉट इन हिज हार्ट को खोला नहीं जा सका तो वह अमर आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री के बंधनों शैकल्स को तोड़कर अगले स्तर लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिंग ताइजू मुस्कुराए, जैसी आपकी इच्छा। जीवती त्रिपाठी ने अपना मुंह खोला, लेकिन लिंग ताइजू ने उन्हें टोक दिया। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, कृपया मुझे ज्ञान दे, संप्रदाय प्रमुख। जीवती त्रिपाठी ने गहरी आवाज में पूछा।
उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह क्या पूछना चाहते हैं, इसलिए पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। लिंग ताइजू की आंखें गहरी थीं, उनके चेहरे पर स्मरण रेमिनिसेंस का एक स्पर्श दिखाई दिया। एक पल बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में कहा, इस बूढ़े स्वामी ने अपने जीवन में केवल 2 शिष्य स्वीकार किए हैं। सबसे बड़े सरल, सिंपल और दयालु, काइंड थे, जबकि दूसरे चतुर, श्रूड और बुद्धिमान, इंटेलिजेंट थे। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता तो वे दोनों ऊंचे आसमान के मंडप के स्तंभ, पिलर्स होते, जो हमारे संप्रदाय, सेक्ट को गौरव, ग्लोरी की ओर ले जाते। लेकिन दुनिया अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल है, और दूसरे बहुत प्रतिस्पर्धी, कम्पेटिटिव थे। वह वास्तव में बुराई के मार्ग, ईविल पाथ पर जाने को तैयार थे और उन्होंने सबसे बड़े बॉस को मारने की भी कोशिश की। ये कुछ ऐसा है जिसे सामान्य ज्ञान द्वारा सहन, टॉलरेटेड नहीं किया जा सकता है। जीवप्ती त्रिपाठी चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने ये कहानी पहले नीलेश सैसफ्रास से सुनी थी। हालांकि संप्रदाय प्रमुख इस मामले में शामिल व्यक्ति, पर्सन इन्वॉल्व थे। अब जब वह इसके बारे में बात कर रहे थे तो इसके पीछे निश्चित रूप से एक असामान्य अर्थ, अनयूजुअल मीनिंग था। बाहर की अफवाहों के अनुसार सबसे बड़े भाई को मार दिया गया था और दूसरे भाई को कुंडलीदार नाले में सील कर दिया गया था। क्या ये सही है? जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। लिंग ताइजू हंसे, यह अफवाह केवल आधी सच है। दूसरा भाई वास्तव में कुंडलीदार नाले में सील है, लेकिन सबसे बड़ा भाई मरा नहीं है। लिंग ताइजू ने गर्व से घोषणा की, इस बूढ़े स्वामी की सबसे बड़े शिष्य को जीवप्ती यंगफैंग यांग यिंगफैंग कहा जाता है। जीवप्ती त्रिपाठी हिलने से खुद को रोक नहीं पाए, उनका चेहरा सदमे, शौक से भर गया। बहुत देर बाद उन्होंने एक कोमल आह, सॉफ्ट साई भरी। इस बिंदु पर संदेह, डाउट्स, जिसने उन्हें कई वर्षों से परेशान किया था, गायब, डिसअपीयर्ड हो गया था। जीवप्ती यंगफैंग, जीवप्ती परिवार, यांग फैमिली के चौथे स्वामी जीवप्ती, 4th मास्टर यांग का नाम, जो जीवप्ती त्रिपाठी के पिता, फादर का भी नाम था। अप्रत्याशित रूप से चौथे स्वामी जीवप्ती वास्तव में ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य, डिसाइपल थे। इससे भी ज्यादा वह लिंग ताइजू के सबसे बड़े शिष्य थे, बदकिस्मत सबसे बड़े भाई, अनलकी एल्डेस्ट ब्रदर, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसे दूसरे छोटे भाई, सेकंड जूनियर ब्रदर ने मार डाला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पिता इन सभी वर्षों से एक पुरानी बीमारी, क्रॉनिक इलनेस से पीड़ित प्लेग थे, जिससे उनके लिए अपनी शक्ति में सुधार, इम्प्रूव करना मुश्किल हो गया था। संभवतः यह इसलिए था क्योंकि उन्हें बुराई के मार्ग पर गिर चुके दूसरे छोटे भाई ने घायल, इंजर्ड कर दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उन्हें ऊंचे आसमान के मंडप में आने के लिए कहा था। पता चला कि उनके बीच ऐसा संबंध, रिलेशनशिप था। वरिष्ठता, सीनियरिटी के अनुसार आपको मुझे गुरु दादा, ग्रैंड मास्टर कहना चाहिए। लिंग ताइजू थोड़ा मुस्कुराए। शिष्य गुरु दादा को प्रणाम करता है। जीवप्ती त्रिपाठी ने कुछ हद तक अनिच्छा, अनविलिंगली से झुककर प्रणाम, बाउट किया। लिंग ताइजू ने जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे का भाव देखा, लेकिन गुस्सा, एंग्री नहीं हुए। वो बस हंसे और कहा, आप मुझे अपनी पहचान, आइडेंटिटी की ओर आंखें मूंद लेने और आपको पीड़ित सफर करने के लिए दोष ब्लेम दे रहे हैं। क्या ये सही नहीं है? थोड़ा सा, जीवप्ती त्रिपाठी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ऊंचे आसमान के मंडप में अपने पहले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सहा, सफर था। दुनिया की क्षणभंगुरता, फिकरनेस ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा, सफरिंग की ज्यादा परवाह, केयर नहीं की। यह इसलिए था क्योंकि उनमें क्षमता, एबिलिटी नहीं थी। वह दूसरों को कैसे दोष दे सकते थे? दूसरे उनके दायित्व नैनिक बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, उन्हें उनकी देखभाल क्या क्यों करनी चाहिए? इस बूढ़े स्वामी को दोष मत दो। अगर आपको किसी को दोष देना है तो जीवप्ती परिवार के चौथे स्वामी जीवप्ती, यांग फैमिली 4th मास्टर यांग को दोष दो। इस बूढ़े स्वामी ने अपना गुस्सा, एंगर पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला, वेंटेड है। लिंग ताइजू ने धीरे से नाक सिकुड़ी, स्नॉटेड। ये वाक्य सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी अपनी गर्दन सिकुड़ने, श्रिंकिंग हिज नेक से खुद को रोक नहीं पाए। वह कोई मूर्ख, फूल नहीं थे। वह लिंग ताइजू के शब्दों का अर्थ, मीनिंग कैसे नहीं समझ सकते थे? जीवप्ती परिवार के शिष्य, डिसाइपल्स कोयल के अंडे, कुकू एग्स की तरह थे। उन्हें ठीक से पाला, रेस्ड नहीं जा सकता था। जब चौथे स्वामी जीवप्ती यहाँ आए थे तो लिंग ताइजू ने उन्हें प्यार, लव किया होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल के कठिन प्रयास, पेन्सटेकिंग एफर्ट और कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क के बाद वह केवल किसी और को लाभ, बेनिफिटिंग समवन एल्स पहुंचाएंगे। अगर उनके दूसरे भाई, सेकंड ब्रदर, दानव मार्ग, डेमोनिक पाथ में नहीं गिरे होते तो लिंग ताइजू को अभी भी कुछ आशा, होप होती, लेकिन उनके ईमानदार, ऑनेस्ट और वफादार सबसे बड़े भाई जीवप्ती परिवार के कृतघ्न, इंग्रेट थे और उनके दूसरे भाई भी दानव मार्ग में गिर गए थे। अंत में लिंग ताइजू के प्रयास, एफर्ट्स सब व्यर्थ, नॉट हो गए और वह अपनी बाधा, बॉटलनेक को तोड़ने में असमर्थ, अनेबल रहे। दूसरे शब्दों में चौथे स्वामी जीवप्ती को लिंग ताइजू की गांठ, नॉट के लिए एक बड़ा हिस्सा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहना, व्यय करना पड़ा। जैसा कि कहा जाता है, बेटे को पिता का कर्ज चुकाना पड़ता है, द सन मस्ट रीपे द फादर्स डेट्स। चौथे स्वामी जीवप्ती का लिंग ताइजू पर कर्ज ओट था,
तो जीवप्ती त्रिपाठी इससे दूर आउट ऑफ इट कैसे रह सकते थे। ये सोचते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से मुस्कुराया और कहा, गुरु दादा कृपया शांत हो जाइए। चौथे स्वामी जीवप्ती एक अच्छे इंसान नहीं है, आपको उनके स्तर तक नीचे जाने की जरूरत नहीं है। लिंग ताइजू का मुंह सिकुड़ा, ट्विच, जैसे कि वह हंसना लाफ चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका, हेल्ड बैक। सबसे बड़े भाई इतने मंदबुद्धि डल पर्सन है, उन्होंने आपके जैसा चालाक छोटा बच्चा स्लिपरी लिटिल ब्रैट कैसे पाला। एक असली आदमी जानता है कि कब झुकना है और कब नहीं झुकना है। जीवप्ती त्रिपाठी ने उनका चेहरा देखा और जान गए कि वो सिर्फ मजाक जोकिंग कर रहे थे और वास्तव में गुस्सा एंग्री नहीं थे। लिंग ताइजू ने एक गहरी सांस ब्रेथ ली और धीरे धीरे कहा, सबसे बड़े भाई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो झूठ लाइज बोलते हैं। वास्तव में मंडप पवेलियन में प्रवेश करने के 3 साल बाद उन्होंने पहले ही इस बूढ़े स्वामी को अपनी पहचान आइडेंटिटी बता दी थी, इसलिए इस बूढ़े स्वामी ने ऊंचे आसमान के मंडप से उनके प्रस्थान डिपार्चर के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयारी मेंटली प्रिपेयर्ड कर ली थी। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता वरी करने की जरूरत नहीं है। कोट, जीवप्ती त्रिपाठी ने थोड़ा सिर हिलाया और चाटुकारिता फ्लैटर्ड की, गुरु दादा उदार मैग्नानिमस है। जब मैं जीवप्ती परिवार में वापस रिटर्न जाऊंगा तो मैं आपकी ओर से उन्हें एक सबक लेसन सिखाऊंगा। लिंग ताइजू का मुंह सिकुड़ गया, ट्विच, जैसे कि वह हंसना लाफ चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका, हेल्ड बैक। जिस दिन आप ऊंचे आसमान के मंडप पहुंचे, इस बूढ़े स्वामी को आपके पिता फादर से एक पत्र लेटर मिला। जिस कारण से मैंने आपसे परेशान बॉदर नहीं किया, वह आपके पिता के अपने इरादे ओन इंटेंशंस के कारण था। पत्र में उन्होंने कहा था कि आप खेती कल्टिवेशन के लिए उपयुक्त सूटेबल नहीं थे और केवल यही उम्मीद की थी कि आप ऊंचे आसमान के मंडप में 10 साल तक सुरक्षित सेफली बिता सके जब तक कि जीवप्ती परिवार आपको वापस बैक नहीं बुला लेता। लिंग ताइजू ने समझाया, एक्सप्लेन्ड, क्या आप जानते हैं कि आप खेती के लिए उपयुक्त क्यों नहीं हैं? लिंग ताइजू ने पूछा। पिता ने कहा कि मेरा जन्म एक कमी डेफिशिएंसी के साथ हुआ था। जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर शिकन फ्राउन डाली। हम, क्योंकि सबसे बड़े भाई गंभीर रूप से घायल इंजर्ड थे और कई वर्षों तक ठीक रिकवर नहीं हो पाए थे, जिसके कारण आपका जन्म एक जन्मजात कमी कंजेनिटल डेफिशिएंसी के साथ हुआ। लिंग ताइजू ने सिर हिलाया, नॉडेड, तुरंत अपनी आंखें जीवप्ती त्रिपाठी की ओर मोड़ते हुए, एक जन्मजात कमी को ठीक करना लगभग असंभव इम्पॉसिबल है, लेकिन अब आप फिर से खेती कर सकते हैं और अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा आउटस्टैंडिंग टैलेंट के साथ आपकी शक्ति तेजी से सुधार इम्प्रूविंग कर रही है। इस बूढ़े स्वामी को परवाह नहीं है कि इसके पीछे किस तरह के रहस्य मिस्टरीज छिपे हैं, लेकिन भविष्य में जब तक आपके माता पिता पेरेंट्स नहीं पूछते, आपको इस मामले मैटर के बारे में किसी और एनीवन एल्स को कुछ भी प्रकट रिवील नहीं करना चाहिए। जीवप्ती त्रिपाठी ने बार बार सिर हिलाया, नॉडेड। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने इस गुरु दादा के साथ इतनी खुले तौर पर ओपनली बात की थी। जीवप्ती त्रिपाठी उनकी देखभाल केयर और चिंता कंसर्न को महसूस फील कर सकते थे। वास्तव में अगर आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति ऑर्डिनरी पर्सन होते तो इस बूढ़े स्वामी को आपकी परवाह केयर नहीं होती। आप जीवित अलाइव सबसे खुश हैप्पीएस्ट व्यक्ति हैं। भले ही आप पीड़ा सफर सहते हैं और धमकाया बुलीड जाते हैं, आप अभी भी जीवित हैं। लेकिन चूंकि आपके पास प्रतिभा टैलेंट और शक्ति स्ट्रेंथ दोनों है, इसलिए ये बूढ़ा स्वामी आपको नजरअंदाज इग्नोर नहीं कर सकता। जिस कारण से आपने कल इतना हंगामा क्रकस किया, वह इस बूढ़े स्वामी को बाहर निकालने ड्रॉ आउट के लिए था, है ना? जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए, मैंने यह नहीं सोचा था कि यह आप होंगे, मैंने बस सोचा था कि ये 5 महान बुजुर्गों 5 ग्रेट एल्डर्स में से एक होगा जिसका मेरे पिता के साथ संबंध रिलेशनशिप था। लिंग ताइजू हंसे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इसके बारे में नहीं सोचा। आपके पिता ने आपको यहाँ भेजा, सबसे पहले आपकी सुरक्षा सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए, और दूसरा मेरे दिल की गांठ नॉट इन माई हार्ट को हल रिजॉल्व करने देने के लिए। सबसे बड़े भाई बहुत सरल सिंपल हैं, सोचते हैं कि इस बूढ़े स्वामी की गांठ उनके कारण है। वास्तव में इस बूढ़े स्वामी ने उन्हें कभी दोष ब्लेम नहीं दिया है। जब जीवप्ती त्रिपाठी ने ये सुना तो वह केवल साई भर सकते थे, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कैसे सांत्वना कंफर्ट दे। अच्छा है, आपके संदेहों डाउट्स का जवाब आंसर मिल गया है ना? लिंग ताइजू ने जीवप्ती त्रिपाठी की ओर मुस्कुराते स्माइल हुए कहा। हम, जीवप्ती त्रिपाठी ने कुछ शर्मिंदगी एम्बैरेस्डली से कहा। इन दिनों वह कई चीजों थिंग्स के बारे में सोच थिंकिंग रहे थे, लेकिन कई चीजें थी जिन्हें वह समझ अंडरस्टैंड नहीं पा रहे थे। आज अपने गुरु दादा से बात करने के बाद उन्हें आखिरकार ज्ञान एनलाइटेंड मिल गया था। अब इस बूढ़े स्वामी की बारी टर्न है। लिंग ताइजू ने गंभीरता सीरियसली से कहा। गुरु दादा, आप क्या पूछना चाहते हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने संदेह सस्पिशियसली से उनकी ओर देखा। आपकी आभा और लिंग ताइजू का चेहरा बहुत गंभीर था। 2 दिन पहले की लड़ाई में मैंने देखा कि आपकी आभा रक्तमय ब्लडी और हिंसक वायलेंट थी, जो मेरे दूसरे भाई से किसी भी तरह से कम नॉट एट ऑल इंफीरियर नहीं थी। ये बूढ़ा स्वामी आपसे केवल एक बात पूछना चाहता है,
क्या आप किसी तरह की बुरी गुप्त कला ईवल सीक्रेट आर्ट की खेती कर रहे हैं? नहीं, जीवप्ती त्रिपाठी ने निर्णायक रूप डिसाइसिवली से सिर हिलाया, शुक हिज हेड। वह ये भी जानते थे कि अदम्य इच्छा शक्ति, अनयील्डिंग विल, अजीब, स्ट्रेंज थी और जल्दी से इस रहस्यमय मार्शल कौशल, मिस्टीरियस मार्शल स्किल को प्रदर्शित डिस्प्लेड किया। उनकी जीवन शक्ति, युआनची, उम्र, सर्ज, पड़ी और जीवप्ती त्रिपाठी की शक्ति सीधे पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के प्रथम चरण, सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री फर्स्ट स्टेज, से पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के शिखर, पीक सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री तक उछल जंप गई। उनका शरीर बुराई की शक्ति, इवलची से भर फिल गया। हत्या का इरादा, मर्डरस इंटेंट, बढ़ सौड़ गया, जैसे कि आसपास कोई और, नो वन एल्स, नहीं था, जैसे कि वह इस दुनिया, वर्ल्ड में अकेले, ओनली वन थे। लिंग ताइजू की गहरी आंखों, डीप आइज की जोड़ी जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में घूर स्टेड रही थी, जैसे कि वह जीवप्ती त्रिपाठी की आत्मा, सोल की गहराइयों, डेप्थ्स में देख सी सकते थे। अपनी तलवार, स्वॉर्ड, निकालो, लिंग ताइजू चिल्लाए, शाउटेड। एक गहरे लाल रंग की तलवार, क्रिम्सन स्वॉर्ड, तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी के हाथ, हैंड में दिखाई अपीयर दी, और असुर तलवार, एसुरस स्वॉर्ड, हाथ में होने पर उनका हत्या का इरादा और भी अधिक ठोस, सब्सटैंशियल हो गया। यह असुर संप्रदाय कलाकृति, एसुरस सेक्ट आर्टिफैक्ट और जीवप्ती त्रिपाठी की जीवन शक्ति में किसी तरह की समानता, अफिनिटी थी, जो एक दूसरे के साथ अनुगूंज, रेजोनेटिंग कर रहे थे। तलवार हाथ में होने और उसके बिना, विदाउट होने पर, जीवप्ती त्रिपाठी एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन की तरह थे। लिंग ताइजू ने जीवप्ती त्रिपाठी को एक पल, मोमेंट के लिए घूरा, स्टेड, उनके शरीर, बॉडी में परिवर्तनों, चेंजेस और उनके मन, मूड में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस को ध्यान से, केयरफुली देखते, ऑब्जर्विंग हुए। उनका चेहरा धीरे धीरे शांत, रिलैक्स हो गया, फिर तुरंत शॉक गया। उनका चेहरा एक अप्रत्याशित तरीके, अनप्रेडिक्टेबल मैनर से बदल, चेंजिंग रहा था। बहुत देर बाद लिंग ताइजू ने धीरे से सिर हिलाया, नॉडेड। जीवप्ती त्रिपाठी ने असुर तलवार को वापस पुट अवे रखा और अदम्य इच्छा शक्ति को फैलाया, डिस्पर्स्ड, अपनी सामान्य स्थिति, नॉर्मल स्टेट में वापस रिटर्निंग आ गए। ये दानव जाति टेमन रेस बन गया प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह नहीं है। लिंग ताइजू ने थोड़ा माथे पर शिकन डाली, क्या आपकी आत्मा, सोल, जागृत, अवेक है? हम, अजीब, स्ट्रेंज, ऐसी हिंसक और रक्तमय आभा, भले ही ये बूढ़ा स्वामी इसे लंबे समय, लॉन्ग टाइम तक सहन, एंड्योर करे, यह अनिवार्य रूप से, इनेविटेबली, एक हृदय दानव, हार्ट डेमन को ट्रिगर करेगा और मेरे मन, माइंड को परेशान, डिस्टर्ब करेगा। आप अप्रभावित, अनअफेक्टेड कैसे रह सकते हैं? एक पल के विचार, कॉन्टेम्पलेशन के बाद लिंग ताइजू की आंखें चमक उठी, आइज लिट अप। हाँ, आप एक यांग विशेषता, गुप्त कला, यांग एट्रीब्यूट, सीक्रेट आर्ट की खेती करते हैं। परम यांग, एक्सट्रीम यांग, ये बुरी यिन आभा, इवलियन ऑरा का दुश्मन, नेमेसिस है। यांग विशेषता, जीवन शक्ति, यांग एट्रीब्यूट, यूएनटी, आपकी रक्षा, प्रोटेक्टिंग कर रही है। आप पतन, डिप्राविटी में गिरने, फॉलिंग से बच, अवॉइड सकते हैं। ये कहने के बाद लिंग ताइजू हैरान, स्टन रह गए। ये दो विरोधाभासी चीजें, टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स, एक व्यक्ति, पर्सन में पूरी तरह से कैसे संयुक्त, कंबाइंड हो सकती है? बहुत देर तक विचार, पॉन्डरिंग करने के बाद भी वह इसका पता फिगर आउट नहीं लगा पाए। हालांकि लिंग ताइजू जानते थे कि जीवप्ती त्रिपाठी के पास कोई रहस्य, सीक्रेट जरूर होना चाहिए जो इन दो आभाओं, टू ऑरर्स को संयुक्त, कंबाइन करने की अनुमति, अलाउड देता हो। उन्होंने पूछा, आस्क नहीं। अपनी आंखें उठाते, रेजिंग हिज आइज हुए, लिंग ताइजू ने कहा, आपने 2 दिन पहले हंगामा किया और एक गहन श्रेणी मार्शल कौशल, प्रोफाउंड ग्रेड मार्शल स्किल की खबर, न्यूज भी प्रकट, रिवील की। मुझे डर, अफ्रेड है कि भविष्य में बहुत परेशानी, ट्रबल होगी। तो मैं बाहर जाऊंगा और कुछ देर के लिए छिपक लाए लो रहूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी के पास पहले से ही एक योजना, प्लान थी। लिंग ताइजू मुस्कुराए, आप कहाँ छिप सकते हैं? फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, इधर उधर मत भागो, डोंट रन अराउंड, बस संप्रदाय, सेक्ट में ठहरो, स्टे। ओह, यह आपके द्वारा दिए गए चीनी नामों और वाक्यांशों का उपयोग करके हिंदी अनुवाद है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग का अनुवाद करूं, या आप मुझे आसमान के मंडप के बारे में और जानना चाहेंगे? अध्याय 213 कैंडल ओम। जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई के जाने के बाद ही लिंग ताइजू का चेहरा धीरे धीरे गंभीर, डिग्निफाइड हुआ। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी की हिंसक आभा, वायलेंट और उनके लिए कोई बाधा, हिंड्रेंस नहीं थी, लेकिन लिंग ताइजू के पास गहरे स्तर, डीपर लेवल पर विचार करने के अलावा और कोई विकल्प, चॉइस नहीं था। बहुत देर तक सोचने के बाद लिंग ताइजू ने एक लंबी आह, लॉन्ग साई भरी। क्या ये हो सकता है कि यह छोटा बच्चा, लिटिल ब्रैट, अपने मार्शल डाउ को साबित, प्रूव करने के लिए संहार, स्लॉटर का उपयोग करना चाहता है? रिक्त, पिपासु, ब्लडथर्स्टी और हिंसक आभा जिसने उन्हें असहज, अनईजी महसूस कराया,
वह पहले ही जीवप्ती त्रिपाठी की हड्डियों बोन्स में गहराई डीप तक प्रवेश पेनिट्रेटेड कर चुकी थी। भविष्य में यदि वह मार्शल मार्ग के सच्चे सार ट्रू एसेंस में झांकना ट्राई चाहता है तो केवल दो ही तरीके टू वेज थे। एक था इस आभा को समाप्त एलिमिनेट करना और एक अधिक शांतिपूर्ण गुप्त कला पीसफुल सीक्रेट आर्ट में बदलना चेंज। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी जन्मजात कमी कंजेनिटली डिफिशिएंट से पीड़ित थे और उनके लिए आज की उपलब्धियां अचीवमेंट्स हासिल करना आसान नहीं था। यदि वह अपनी गुप्त कला को बदल देते हैं और फिर से सामान्य ऑर्डिनरी बन जाते हैं तो वह इसे कैसे सहन कर पाएंगे। हमेशा नीचे बॉटम खड़े रहना और शीर्ष टॉप को देख सी न पाना एक बात थी, लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति शीर्ष पर खड़ा होता है और अचानक नीचे गिर जाता है तो कोई भी इस तरह के झटके ब्लो को सहन नहीं कर सकता। अगर वह अपनी गुप्त कला को नहीं बदल सकता है तो वह केवल अपनी रिक्त पिपासु और हिंसक आभा को चरम एक्सट्रीम तक प्रदर्शित डिस्प्ले कर सकता है। मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हुए भी उसकी शक्ति स्ट्रेंथ बढ़ती है, तभी वह मार्शल मार्ग के रहस्यों मिस्टरीज में झांक सकेगा। एक नष्ट डिस्ट्रॉय करना और फिर स्थापित एस्टैब्लिश करना था। विनाश डिस्ट्रक्शन के बिना स्थापना एस्टैब्लिश्ड नहीं हो सकती। दूसरा संहार स्लॉटर के माध्यम से मार्ग डाउ में प्रवेश एंटर करना था। भविष्य बाधाओं ऑब्स्टिकल्स से भरा फुल हुआ था और जरा सी लापरवाही स्लाइटेस्ट केयरलेसनेस एक दुखद अंत ट्रैजिक एंड का कारण बन सकती थी। प्राचीन काल एंशिएंट टाइम्स से बहुत कम लोग जो संहार के माध्यम से मार्शल मार्ग में प्रवेश करते थे उनका अच्छा अंत गुड एंडिंग होता था, क्योंकि जो लोग संहार के माध्यम से मार्ग में प्रवेश करते थे उनके पास दोस्तों फ्रेंड्स की तुलना में हमेशा अधिक दुश्मन मोर एनिमीज होते थे और यह अधिक संभावना लाइकली थी कि वे संहार में खुद को खो लूज देमसेल्व्स देंगे और दानव जाति डेमन रेस बन जाएंगे। वह सिर्फ एक बच्चा चाइल्ड था, क्या वह दृढ़ परसिवियर रह सकता है। संप्रदाय प्रमुख के स्थान प्लेस से निकलने लीविंग के बाद जीवप्ती त्रिपाठी अपनी गुफा हवेली केव मैंशन में वापस रिटर्न आए और रवीना सिंह शियनिंग चैंग द्वारा उनके लिए परिष्कृत रिफाइंड की गई गोलियां पिल्स निकाली। उन्हें अपनी शक्ति स्ट्रेंथ में सुधार इंप्रूव करने के लिए निगल स्वॉलोइंग लिया। धूल से ढका धूपदान डस्ट कवर्ड इंसेंस बर्नर भी फिर से बाहर टेकन आउट निकाला गया। एक विचित्र धूप स्ट्रेंज इंसेंस जला रहा था जिसने उनकी सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट के संचलन सर्कुलेशन को दबा सप्रेस दिया। अगले 10 दिन 10 डेज या उसके बाद जीवप्ती त्रिपाठी अपनी एकांत गुफा हवेली में एकांत सिक्लूशन में रहे। सबसे पहले फर्स्टली गोलियां खाने कंज्यूम के लिए और दूसरे सेकेंडली उन्होंने अभी परिष्कृत रिफाइंड की गई 2 कलाकृतियों टू आर्टिफैक्ट्स को पोषित नरिश करने के लिए। असुर तलवार एसूरस स्वॉर्ड ने बैयुन फैंग बाईयुन फंग के साथ उनकी लड़ाई बैटल में एक महान भूमिका ग्रेट रोल निभाई थी और हालांकि उन्होंने 1000 खिलने वाले रक्त बेगोनिया 1000 ब्लॉसमिंग ब्लड बेगोनिया का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि यह भी अंतहीन सागर द्वीप समूह एंडलेस सी आइलैंड्स में एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय फर्स्ट क्लास सेक्ट की एक संप्रदाय रक्षक कलाकृति सेक्ट गार्डिंग आर्टिफैक्ट थी। 1000 खिलने वाले रक्त बेगोनिया की शक्ति में निश्चित रूप से कोई कमी लैकिंग नहीं होगी। हर दिन जब सूर्य सन पूरब ईस्ट से उगता रोज था तो जीवप्ती त्रिपाठी अदम्य सुनहरा कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन का अभ्यास प्रैक्टिस करते थे। अब जब उनकी शक्ति बढ़ इंक्रीज गई थी और उनकी शारीरिक फिटनेस फिजिकल फिटनेस बढ़ गई थी तो अदम्य सुनहरा कंकाल का अभ्यास करने में उनकी प्रगति प्रोग्रेस भी एक बड़े अंतर लार्ज मार्जिन से बढ़ गई थी। उन्होंने लगभग 1/3 1/3 रास्ता पूरा कंप्लीटेड कर लिया था, लेकिन जितना आगे फर्दर वह बढ़ते प्रोग्रेस थे यह उतना ही कठिन डिफिकल्ट होता जाता था। हर बार जब वह एक चाल मूव करते थे तो उनके शरीर की हड्डियां बोन्स सेम बीन्स की तरह फूट एक्सप्लोड जाती थी। अमर की गुफा इमॉर्टल्स केव शांत क्वाइट और शांत सरीन थी। ये वास्तव में बंद द्वार ध्यान क्लोज डोर मेडिटेशन के लिए एक अच्छी जगह गुड प्लेस थी। रवीना सिंह छोटी वरिष्ठ बहन लिटिल सीनियर सिस्टर कभी कभी ओकेशनली आती कम ओवर थी और जीवप्ती त्रिपाठी के साथ साझा शेयर करने के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन डिलिशियस फूड लाती थी। जब वे बोर्ड जाते थे तो वे दोनों बातचीत चैट भी करते थे। कभी कभी रवीना सिंह पत्थर के बिस्तर स्टोन बेड पर झपकी नैप लेती थी। जब भी ऐसा होता था जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें जगाने वेकअप की कितनी भी कोशिश ट्राई करते थे वह ऐसा करने में सफल एबल नहीं हो पाते थे। इस दिन डे जब जीवप्ती त्रिपाठी खेती कल्टिवेटिंग कर रहे थे उन्होंने अचानक सडनली संप्रदाय प्रमुख की आवाज वॉइस सुनी, क्या तुम जानते हो कि कैसे मारना किल है। जब आवाज अचानक दिखाई अपीयर दी तो जीवप्ती त्रिपाठी चौंक स्टार्टल गए और सहज रिफ्लेक्सिवली रूप से अपनी सीट से उछल जंप पड़े। ये याद रिकॉलिंग करने के बाद कि यह लिंग ताई झू की आवाज थी वह समझ अंडरस्टूड गए कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म
फॉल्स अलार्म था। गुरु दादा जीवप्ती त्रिपाठी ने चारों ओर देखा, लुक्ड अराउंड, लेकिन लिंग ताइजू की आकृति फिगर को ढूंढ फाइंड नहीं पाए। हालांकि वह तेजी कीनली से जागरूक अवेयर थे कि एक दैवीय चेतना डिवाइन सेंस उनके आसपास घूम वॉन्डरिंग रही थी। लिंग ताइजू ने फिर से पूछा। तभी जीवप्ती त्रिपाठी ने जवाब रिप्लाई दिया, हाँ। किस तरह के लोग मारे जाने किल के हकदार डिजर्व हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर शिकन डाली और एक पल मोमेंट के लिए विचार पॉन्डर किया। जो लोग मेरे खिलाफ साजिश प्लॉट अगेंस्ट मी रचते हैं उन्हें मार किल दो। जो लोग मेरे दोस्तों फ्रेंड्स और परिवार फैमिली को नुकसान हार्म पहुंचाते हैं उन्हें मार दो। जो लोग मेरी खेती कल्टिवेशन में बाधा हिंदर डालते हैं उन्हें मार दो। जो लोग मेरे खजाने ट्रेशर्स को चुराते स्टील है उन्हें मार दो। अगर लोग मुझे भड़काते प्रवोक नहीं है तो मैं उन्हें नहीं मारूंगा, वोंट किल। जीवप्ती त्रिपाठी को पता नहीं था कि लिंग ताइजू ने उन्हें सुना हर्ड या नहीं, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी के जवाब देने के बाद वह बहुत देर लॉन्ग टाइम तक चुप साइलेंट रहे। यह आधे दिन हाफ अ डे बाद तक नहीं था कि लिंग ताइजू ने कहा, खुद को तैयार प्रिपेयर करो, आधे महीने हाफ मंथ में मैं तुम्हें एक जगह प्लेस ले जाऊंगा। हाँ, जीवप्ती त्रिपाठी ने और सवाल क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन वह हल्के फेंटली से अनुमान गैस लगा सकते थे कि लिंग ताइजू के पास किसी तरह की योजना प्लान लगती थी, और एक ऐसी जो चुनने चूज के लिए काफी मुश्किल क्वाइट डिफिकल्ट थी। अन्यथा उस सवाल का जवाब देने के बाद वह इतने लंबे समय तक चुप नहीं रहते। इसके बारे में एक पल के लिए सोचने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लिंग ताइजू उनके गुरु दादा ग्रैंड मास्टर थे और उनकी शक्ति गहन प्रोफाउंड थी। अगर वह वास्तव में उन्हें नुकसान हार्म पहुंचाना चाहते थे तो वह पहले ही कार्य एक्शन कर चुके होते। आधा महीना न तो बहुत लंबा टू लॉन्ग था और न ही बहुत छोटा टू शॉर्ट, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी खेती और गोलियां निगलने में अधिक और अधिक मेहनती डिलीजेंट थे। समय तेजी क्विकली से बीत पास्ट गया और आधा महीना एक झटके फ्लैश में बीत गया। इस आधे महीने के दौरान सुमित्रा सुयान एक रात उनसे मिलने विजिट आई और उन दोनों ने एक भयंकर लड़ाई फियर्स बैटल में लंबे समय तक शामिल एंगेज्ड रहे, जिसके बाद उन्होंने लगन डिलीजेंटली से दोहरी खेती डुअल कल्टिवेटेड की। दोहरी खेती के लाभ अब जीवप्ती त्रिपाठी के लिए स्पष्ट ऑब्वियस थे। उनके शरीर में जीवन शक्ति अधिक और अधिक शुद्ध प्यूर होती जा रही थी। अभी तक जीवन शक्ति सीमा यूएनजी बाउंड्री तक नहीं पहुंची रीचिंग, लेकिन एक सामान्य जीवन शक्ति कृषक ऑर्डिनरी यूएनजी कल्टिवेटर की जीवन शक्ति से कम इन्फीरियर नहीं थी। अन्यथा जब उन्होंने उस दिन बै यूनफेंग के साथ लड़ाई की थी तो उनका हथेली का ब्लेड पाम ब्लेड उनके स्वर्ग के जाल हेवेंस नेट को तोड़ने ब्रेक थ्रू में सक्षम एबल नहीं होता। चाहे वह जीवप्ती त्रिपाठी हो या सुमित्रा, उन दोनों ने दोहरी खेती में लगन दिखाई और हालांकि उन्होंने इसे कई बार मैनी टाइम्स नहीं किया, गुणवत्ता क्वालिटी डरावनी फ्राइटनिंगली रूप से उच्च हाई थी। आधे महीने बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने रवीना सिंह द्वारा परिष्कृत की गई सभी गोलियां भी निगल स्वॉलोड ली थी। इतना ही नहीं, कुंडलीदार नाले कॉइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में ध्यान मेडिटेटिंग करते समय उन्होंने अपने शक्ति केंद्र डैंशन में कुछ अमृत रस यांग लिक्विड भी जमा एक्यूम्युलेटेड कर लिया था, जिससे उन्हें पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के तीसरे चरण सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री थर्ड स्टेज तक पहुंचने ब्रेक थ्रू की अनुमति अलाउंस मिली। रात नाइट में जीवप्ती त्रिपाठी गुफा के प्रवेश द्वार केव एंट्रेंस पर ध्यान कर रहे थे जब उन्होंने हवा विंड में कपड़ों क्लोथ्स के फड़फड़ाने फ्लैपिंग की आवाज सुनी और उसके तुरंत बाद दो आकृतियां टू फिगर्स एक एक करके उनकी गुफा हवेली में प्रवेश एंटर कर गईं। गुरु दादा जीवप्ती त्रिपाठी खड़े स्टूड अप हुए और प्रणाम सैल्यूटेड किया। दूसरे व्यक्ति पर्सन को देखते हुए पूछा, कोषाध्यक्ष अनीश ट्रेजरर मेंग। कोट हे अनीश पाल यादव मेंगू या तालबद रिदमिकली रूप से हंसे लाफ्ट, उनका बूढ़ा चेहरा ओल्ड फेस एक गेंद बॉल में सिकुड़ स्क्रंच्ड अप गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर शिकन डाली। उन्हें पता नहीं था कि अनीश पाल यादव किस बात पर इतने खुश हैप्पी थे। अचानक सडनली अनीश पाल यादव की मुस्कान स्माइल गायब डिसअपियर्ड हो गई और उन्होंने आश्चर्य सरप्राइज से जीवप्ती त्रिपाठी को घूरना स्टेयर शुरू कर दिया। उनकी आंखें चमक फ्लैशिंग उठी क्योंकि उन्होंने एक हाथ से जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे शोल्डर पर और दूसरे हाथ से उनके शक्ति केंद्र पर थप्पड़ स्लैप मारा। गुस्से एंग्रली में चिल्लाते शाउटिंग हुए, इस बूढ़े स्वामी के लिए यहाँ से निकल गेट आउट जाओ। लिंग ताइजू ने आश्चर्य से अनीश पाल यादव की ओर देखा, स्पष्ट ऑब्वियसली रूप से समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी पर अचानक हमला सडनली अटैक क्यों किया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने अनीश पाल यादव के हत्या के इरादे मर्डरस इंटेंट को नहीं देखा, उन्होंने उन्हें रोकने स्टॉप की कोशिश नहीं की। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक दबी हुई कराह मफल ग्रोन छोड़ी, लेट आउट चल मूव नहीं पा रहे थे।
अनीशपाल यादव जैसे पुराने राक्षस ओल्ड मॉन्स्टर के सामने एक पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के तीसरे चरण का कृषक कल्टिवेटर एक बच्चे बेबी से अलग नहीं था। एक विशाल चूषण बल ह्यूज सक्शन फोर्स अचानक दिखाई दिया और जीवप्ती त्रिपाठी ने पुराने दानव ओल्ड डेमन की घबराहट अलार्म और संघर्ष स्ट्रगल की चीखें क्राइज सुनी। दिन के दौरान जीवप्ती त्रिपाठी ने पुराने दानव को वापस बुलाया, समन बैक था, लेकिन भले ही वह उनके शरीर बॉडी के अंदर इनसाइड छिपा हित था, फिर भी वह अनीशपाल यादव की आंखों आइज से बच एस्केप नहीं सका। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख लिंग ताइजू भी इस रहस्य सीक्रेट को देख सी थ्रू नहीं सके, लेकिन अनीशपाल यादव के सामने उन दोनों टू के बीच शक्ति स्ट्रेंथ में अंतर डिफरेंस एक नजर ग्लांस में देखा जा सकता था। अनीशपाल यादव के हाथ ने एक पंजा क्लोप बनाया और एक ड्रैगन की तरह पानी वाटर को चूसते सकिंग इन हुए उन्होंने जोर फियर्सली से एक काली शक्ति ब्लैक ची बाहर निकाली, पुल्ड आउट जो आत्मा भंजक सोल ब्रेकर ऑल में लिपटा रैप पुराना दानव था। अनीशपाल यादव के हत्या के इरादे को समझते रिसीविंग हुए पुराना दानव डर हॉरर से चीखा स्क्रीन, काली शक्ति बार बार लुढ़क टम्बलिंग रही थी, एक भयंकर चेहरे फरोशस फेस में बदल ट्रांसफॉर्मिंग रही थी, लेकिन वह अभी भी अनीशपाल यादव की पकड़ ग्रास्प से मुक्त फ्री नहीं हो सका। लिंग ताइजू का चेहरा पीला पड़ पेल गया। कोषाध्यक्ष अनीश कृपया दया मर्सी दिखाएं। जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से पुकारा, कॉल्ड आउट, इस डर से कि अनीशपाल यादव पुराने दानव को मौके पर ऑन द स्पॉट मार किल देंगे। अनीशपाल यादव ने जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा और जल्दी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह क्या व्हाट है? शैतान की आत्मा द डेविल्स सोल। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया, नॉडेड। अगर तुम जानते हो तो भी तुम उसे अपने शरीर में जाने लेट हिम इनटू योर बॉडी की हिम्मत डरे करते हो। क्या तुम्हें डर अफ्रेड नहीं है कि वो तुम्हें निगल स्वलोट जाएगा? अनीशपाल यादव हैरान स्टंट थे। उन्होंने सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी सिर्फ एक युवा लड़का यंग बॉय है जो स्थिति सिचुएशन को नहीं समझता है और गलती एक्सीडेंटली से पुराने दानव की आत्मा सोल के जाल ट्रैप में गिर फैल गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीवप्ती त्रिपाठी किसी और एनीवन एल्स से बेहतर जानते न्यू थे। वह मुझे निगल नहीं सकता। जीवप्ती त्रिपाठी ने कड़वाहट बिटली से मुस्कुराया, स्माइल, पुराने दानव ने पहले ही मुझे अपना स्वामी मास्टर मान रिकग्नाइज्ड लिया है, उसका जीवन और मृत्यु मेरे हाथों इन माई हैंड्स में है। तुम्हें अपना स्वामी माना? इस बार अनीशपाल यादव चौंक गए। हालांकि उन्होंने पुराने दानव की आत्मा को बाहर निकाला था, वह अभी भी महसूस फील कर सकते थे कि यह व्यक्ति जब जीवित अलाइव था तब कितना शक्तिशाली पावरफुल था। अब वह अपनी पूरी शक्ति फुल स्ट्रेंथ को प्रदर्शित डिस्प्ले करने के लिए बहुत कमजोर टू वीक था, लेकिन अगर वह ठीक रिकवर हो सका तो पूरा ऊंचे आसमान के मंडप एंटायर हाई हेवन पवेलियन उसके एक बार सिंगल ब्लो का सामना विदस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसने तुम्हें अपना स्वामी कैसे माना? ये बहुत महत्व ग्रेट इंपॉर्टेंस का मामला मैटर था, इसलिए अनीशपाल यादव के पास सावधान कॉशियस रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से समझाया, एक्सप्लेन, कि जब पुराने दानव ने उन्हें अपना स्वामी माना तब क्या हुआ हैपेंड था। सुनने लिसनिंग के बाद अनीशपाल यादव का चेहरा बदल गया और उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा है, तो वह वास्तव में तुम्हारे नियंत्रण कंट्रोल में है। तुम्हें नुकसान हार्मिंग यू पहुंचाने की चिंता वरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी क्विकली छोड़ो, रिलीज मी। ये बुरा स्वामी युवा स्वामी यंग मास्टर के प्रति वफादार लॉयल है। इस वफादारी को स्वर्ग हेवेंस सूर्य सन और चंद्रमा मून द्वारा देखा सीन जा सकता है। तुम छोटी चीज लिटिल थिंग इस बूढ़े स्वामी को अपने हाथों हैंड्स में क्यों पकड़ होल्डिंग रहे हो? अगर यह बूढ़ा स्वामी अपने शिखर पीक पर होता तो तुम इतने धृष्टता प्रिजम्पचुअसली से कैसे कार्य एक्ट कर सकते थे? पुराना दानव एक 10,000 साल पुराना दानव 10,000 ईयर ओल्ड डेमन था। वह अभी एक पल मोमेंट पहले ही आधा डर स्कैड हाफ टू डेथ गया था, लेकिन अब जब कोई खतरा डेंजर नहीं था तो वह तुरंत जिद्दी स्टबन हो गया। अनीशपाल यादव ने बुरी तरह ईविली से उसकी ओर देखा और व्यंग्य स्नेह किया, अगर ये बूढ़ा स्वामी अपने शिखर पर होता तो तुम इतनी धृष्टता से कैसे कार्य कर सकते थे? अनीशपाल यादव के शब्द बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे पुराने दानव ने अभी कहे थे, लेकिन अगर कोई इसके बारे में ध्यान से केयरफुली सोचता है तो गहरा अर्थ डीपर मीनिंग काफी अलग डिफरेंट था। पुराना दानव हैरान स्टन रह गया और तुरंत उसकी आवाज खो लॉस्ट हिज वॉइस गई। तुम अनीशपाल यादव ने ठंड कोल्डली से नाक सिकुड़ी स्नॉटेड और अपने प्रतिबंधों रिस्ट्रेंट्स को ढीला लूजन कर दिया। पुराना दानव एक बिल्ली कैट को देखते सींग हुए एक चूहे माउस की तरह था, जल्दी से काली शक्ति के एक पुंज मांस में खुद को लपेटते रैपिंग हिमसेल्फ हुए और जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में दौड़ते रशिंग हुए, फिर से खुद को दिखाने शो हिमसेल्फ की हिम्मत नहीं की। धिक्कार है, ये बूढ़ा स्वामी इतने गहराई डीपली से छिपा रहा है,
फिर भी वह इस बूढ़े कमीने ओल्ड बास्टर्ड की जांच इन्वेस्टिगेशन से छिप नहीं सका। ये बूढ़ा कमीना उतना सरल सिंपल नहीं है जितना वह सतह सरफेस पर दिखता लुक्स है। पूरी प्रक्रिया होल प्रोसेस के दौरान लिंग ताइजू ने कोई आवाज साउंड नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, पुराने दानवों पर आसानी इजीली से भरोसा ट्रस्टेड नहीं किया जा सकता, तुम्हें सावधान केयरफुल रहना चाहिए। कोर्ट, शिष्य अपनी सीमाओं लिमिट्स को जानता नोस है। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। क्या तुम तैयार रेडी हो? हम कुछ दिन पहले उन्होंने पहले ही सुमित्रा और रवीना सिंह का अभिवादन ग्रीटेड कर लिया था, इसलिए अब तैयार करने के लिए कुछ नहीं था। तो चलो लेट्स गो। लिंग ताइजू ने अपना हाथ फैलाया और जीवप्ती त्रिपाठी को पकड़ा, ग्रैब, फिर गुफा हवेली से बाहर उड़ फ्लू आउट गए और नीचे डाउनवर्ड्स गिर प्लंज्ड गए। अनीशपाल यादव करीब क्लोजली से पीछा फॉलोइंग कर रहे थे। हवा सीटी विसल बजा रही थी जब वे अथाह कुंडलीदार नाले बॉटमलेस कॉइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में प्रवेश एंटर्ड कर गए। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, नैरोड और नीचे देखा, लुक डाउन, लेकिन कुछ भी देख नहीं सके। गुरु दादा ने कहा था कि वह उन्हें कुंडलीदार नाले की गहराइयों डेप्थ तक ले जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा था कि नीचे बहुत खतरे डेंजर्स हैं और यहाँ तक कि वह भी जल्दबाजी क्रैश हीट में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए कोई रास्ता नोवे नहीं था कि वह उन्हें खतरे में ले जाएं। कुछ 100 मीटर 100 मीटर्स गिरने फॉलिंग के बाद लिंग ताइजू ने अचानक दिशा डायरेक्शन बदल चेंज्ड दी और किनारे साइड की ओर उड़ फ्लू गए। कुछ देर वाइड तक उड़ने के बाद वह आखिरकार रुक स्टॉप गए। अंधेरी रात डार्क नाइट में लिंग ताइजू और अनीशपाल यादव हवा एयर में खड़े थे। उनके सामने पत्थर की दीवार स्टोन वॉल को घूर स्टेयरिंग रहे थे। क्या ये जगह प्लेस है? अनीशपाल यादव ने पूछा। हम, लिंग ताइजू ने सिर हिलाया। तुम और मैं मिलकर वर्क टुगेदर जीवन शक्ति यूएनची डालेंगे और इन। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें परेशान ट्रबल करूंगा। तुम इतने विनम्र पोलाइट क्यों हो रहे हो? तुम मुझे एक बाहरी व्यक्ति आउटसाइडर की तरह मान ट्रीटिंग रहे हो। अनीशपाल यादव का मुंह खुला वाइड ओपन था, उनके दाढ़ मोलर्स दिखाई रिवीलिंग दे रहे थे। जब तक वह इस छोटे बच्चे जीवप्ती त्रिपाठी को दूर अवे भेज सेंड सकते हैं, मामूली ट्राइफलिंग जीवन शक्ति खर्च स्पेंडिंग करने की तो बात ही छोड़ो, नॉट टू मेंशन ये बूढ़ा स्वामी उन्हें पिता फादर भी कहेगा। इसलिए जब अनीशपाल यादव ने सुना कि लिंग ताइजू उन्हें जीवप्ती त्रिपाठी को एक निश्चित स्थान सर्टन प्लेस पर भेजने में मदद हेल्प करना चाहते हैं, तो बूढ़े आदमी अनीश ओल्ड मैन मेंग ने बिना किसी झिझक विदाउट हेजिटेशन की तुरंत सहमति इमीडिएटली एग्रीड व्यक्त की। आपके लिए आगे क्या अनुवाद करना है या जीवप्ती त्रिपाठी के अगले साहसिक कार्य के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? अध्याय 214 कैंडल ओम। चलो शुरू करते हैं, लिंग ताइजू ने धीमी आवाज में कहा, फिर अपनी जीवन शक्ति यूएनची को सक्रिय एक्टिवेटेड किया और अपनी हथेली पाम को अपने सामने पत्थर की दीवार स्टोन वॉल पर दबाया प्रेस्ड। अनीशपाल यादव मेंगुया ने अपनी हथेली को दूसरी तरफ दबाया और अपनी जीवन शक्ति को भी सक्रिय किया। शिखर अमर आरोहण सीमा पीक इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री के दो स्वामियों टू मास्टर्स की जीवन शक्ति एक बांध डैम को तोड़ने ब्रोक थ्रू वाली एक बार फ्लड की तरह थी, जो जोर फियर्सली से उनके सामने पत्थर की दीवार में उड़ेल पोरिंग इनटू रही थी। प्रतीत सीमिंगली होने वाली सामान्य पत्थर की दीवार इस क्षण मोमेंट में एक अथाह गड्ढे बॉटमलेस पिट में बदल टर्न इनटू गई थी। जीवन शक्ति उसमें उड़ेल गई और एक लहर रिपल बनाए बिना ही गायब डिसअपीयर्ड हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी कई यांग बगल से देख रहे थे, चुप साइलेंट थे, लेकिन वास्तव में उनका दिल भी राक्षसी लहरों मॉन्स्ट्रस वेव्स से भरा फिल्ड हुआ था। इस पत्थर की दीवार में किसी तरह का गहन रहस्य प्रोफाउंड मिस्ट्री जरूर होना चाहिए, अन्यथा यह इतना अजीब स्ट्रेंज नहीं होता। इसके अलावा ये पत्थर की दीवार कुंडलीदार नाले कॉइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के नीचे थी, इसलिए यह नाले से संबंधित रिलेटेड हो सकती है। एक कप चाय कप ऑफ टीज वर्थ के समय के बाद लिंग ताइजू और अनीशपाल यादव दोनों के माथे फॉरहेड्स पर पसीना स्वेट आने लगा। वे इतनी लंबे समय तक अपनी जीवन शक्ति उड़ेल रहे थे, इसलिए यह उन पर एक छोटा बोझ स्मॉल बर्डन नहीं था। भाई लिंग, क्या आपको गलत जगह रॉन्ग प्लेस याद रिमेम्बर्ड है? अनीशपाल यादव ने माथे पर शिकन डाली और पूछा। यह यही है, लिंग ताइजू ने निश्चितता सर्टेनिटी के साथ कहा। थोड़ी देर वाइल बाद पत्थर की दीवार ने आखिरकार प्रतिक्रिया रिएक्टेड दी। सामान्य पत्थर की दीवार से अचानक सडनली काली लहरों ब्लैक रिपल्स की एक परत लेयर उमड़ सर्ज्ड आउट पड़ी, जिसमें एक बिंदु पॉइंट केंद्र सेंटर के रूप में था, जो तेजी क्विकली से सभी दिशाओं ऑल डायरेक्शंस में फैल स्प्रेडिंग रहा था। लिंग ताइजू और अनीशपाल यादव ने ये देखा और अपनी जीवन शक्ति के उत्पादन आउटपुट को बड़ा इंक्रीज दिया। लहरें बड़ी लार्जर और बड़ी अधिक मो और अधिक हिंसक वायलेंट होती गई, जैसे कि शांत झील
काम लेक में लगातार कंटिन्यूअसली कंकर पेबल्स फेंके थ्रोन जा रहे हों। अंत में लहरों की परतें वास्तव में एक के बाद एक उमड़ पड़ी, जिससे उनके सामने की पत्थर की दीवार अत्यंत एक्सट्रीमली अजीब स्ट्रेंज लग रही थी। यह इतनी अधिक हिल शुक रही थी कि इससे उन्हें चक्कर डिजी आने लगा। अनीशपाल यादव की आंखें चमक उठी, आइज लिट अप। उन्होंने विस्मय एक्सक्लेम्ड से कहा, ये वास्तव में 2 जगहों टू प्लेसेस को जोड़ने कनेक्ट्स वाला शून्य गलियारा वॉइड कॉरिडोर है। भाई लिंग, आपके ऊंचे आसमान के मंडप के संस्थापक फाउंडर की शक्ति असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लिंग ताइजू थोड़ा मुस्कुराए और अचानक सडनली अपना हाथ हटा विद्रू हिज हैंड लिया। अनीशपाल यादव भी जल्दी से पीछे हट रिट्रीटेड गए। हालांकि वे दोनों रुक स्टॉप गए थे, उनके सामने पत्थर की दीवार पर परिवर्तन चेंजेस नहीं रुके। इसके बजाय वे अधिक और अधिक हिंसक होते गए। थोड़ी देर के बाद लहरों की परतें वास्तव में ठोस सॉलिड हो गईं, घूमना स्पिनिंग और बाहर आउटवर्ड्स की ओर फैलना स्प्रेडिंग। अचानक सडनली पत्थर की दीवार पर एक काला छेद ब्लैक होल दिखाई अपीयर दिया। कहीं से भी आउट ऑफ नोवेयर दिखाई देने वाले इस छेद को देखकर जीवप्ती त्रिपाठी को महसूस हुआ जैसे उनकी आत्मा सोल अंदर चूस सकते ली जाने वाली थी और थोड़ा चक्कर लिटिल डिजी आने से खुद को रोक नहीं पाए। अनीशपाल यादव ने एक मुस्कान स्माइल के साथ उनकी ओर देखा, धीरे जेंटली से जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे शोल्डर को थपथपाते पैटिंग हुए। उनका चेहरा ईमानदारी सिंसियरिटी और अनिच्छा रिलक्टेंस से भरा हुआ था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, छोटे जीवप्ती त्रिपाठी, तुम्हें अपना ख्याल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ रखना चाहिए। जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर शिकन डालने से खुद को रोक नहीं पाए। कोषाध्यक्ष अनीश ट्रेजरर मेंग आज बहुत स्नेही अफेक्शनेट थे। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे उम्मीद है कि भाई अनीश ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन का ख्याल टेक केयर ऑफ रख सकते हैं। लिंग ताइजू ने जीवप्ती त्रिपाठी कई यांग को अपने सामने काले छेद में ले जाने लीडिंग से पहले आग्रह एग्जॉर्टेड किया। प्रवेश एंटरिंग करने से पहले जीवप्ती त्रिपाठी ने पीछे बैक झलक ग्लांस देखा और अनीशपाल यादव को हवा में खड़े स्टैंडिंग देखा। उनकी मुस्कान एक फूल फ्लावर से भी अधिक सुंदर ब्यूटीफुल थी। एक बहुत ही दोस्ताना फ्रेंडली तरीके मैनर से उनकी ओर हाथ हिला वेविंग रहे थे। लिंग ताइजू और जीवप्ती त्रिपाठी की आकृतियों फिगर्स के गायब डिसअपियर्ड होने के बाद पत्थर की दीवार पर काला छेद अचानक गायब हो गया और अपनी मूल उपस्थिति ओरिजिनल अपीयरेंस में लौट रिटर्न आया। अपने माथे से पसीना स्वेट पोंछते वाइपिंग हुए अनीशपाल यादव बहुत देर लॉन्ग टाइम तक अपनी जगह इन प्लेस पर खड़े रहे, इससे पहले कि वह जोर लाउडली से हंस लाफिंग पड़े। हा 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 हा। उनकी हंसी ने स्वर्ग हेवेंस और पृथ्वी अर्थ को हिला शुक दिया, जिससे स्लीपिंग और ध्यान मेडिटेटिंग कर रहे अनगिनत ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य डिसाइपल्स जाग वेकिंग अप गए। वे कांपने शिवर से खुद को रोक नहीं पाए। स्वर्ग हेवेंस ने उस बदबूदार बच्चे स्मेली ब्रैट पर दया मर्सी की और उसे बहुत दूर फार अवे भेज सेंट दिया। अब उनके कीमती शिष्य प्रेशियस डिसाइपल के दिल हार्ट को परेशान डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। उन्हें बस नहीं पता था कि उसे वापस आने कम बैक में कितना समय हाउ लॉन्ग लगेगा। क्या इसमें कम से कम 1-2 घंटे आवर्स नहीं लगेंगे? इतने लंबे समय के बाद शायद उनका कीमती शिष्य उसके बारे में भूल फॉरगेट जाएगा। इस बोझ बर्डन के बिना उनका शिष्य तेजी क्विकली से खेती कल्टिवेट करने और बिना किसी चिंता वरीज के बड़ा ग्रो अप होने में सक्षम एबल होगा। ये सोचकर अनीशपाल यादव फिर से हंसे। लिंग ताइजू के काले छेद में प्रवेश एंटर करने के बाद उनके आसपास अराउंड देम सब कुछ अराजक केओटिक था, लेकिन इसमें केवल 3 सांस 3 ब्रेथ्स ऑफ टाइम का समय लगा। जीवप्ती त्रिपाठी को महसूस हुआ कि उनका नजर विजन धुंधला ब्लर गया है और फिर वह और उनके गुरु दादा एक अजीब भूमि स्ट्रेंज लैंड में दिखाई अपीयर दिए। लिंग ताइजू ने चारों ओर देखा और फिर तेजी से एक निश्चित दिशा सर्टेन डायरेक्शन में उड़ गए। कुछ देर बाद नॉट लॉन्ग आफ्टर उन्होंने छिपने हाइड के लिए एक जगह ढूंढ फाउंड ली और जीवप्ती त्रिपाठी को नीचे रखा पुट डाउन ये कहते हुए, मेरी रक्षा प्रोटेक्ट मी करो, मुझे थोड़ी देर फॉर वाइल के लिए ठीक रिकवर होने की जरूरत है। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया, अपने दिल हार्ट में अनुमान गैसिंग लगाते हुए कि उनके गुरु दादा अभी यातना टॉर्मेंट को सहन एंड्योर नहीं कर पाए थे। लिंग ताइजू ने एक गोली पिल बाहर निकाली और उसे निगल लिया इससे पहले कि वह बैठ सिटिंग डाउन जाए और लगभग 2 घंटे अबाउट 2 आवर्स तक ध्यान मेडिटेटिंग करे इससे पहले कि वह खड़े स्टैंडिंग अप हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी को उठाया पिकिंग अप और बिना किसी झिझक विदाउट हेजिटेशन के आगे फॉरवर्ड उड़ गए। किसी को लेकर कैरिंग हिम उड़ना अपने आप उड़ने से पूरी तरह से अलग कंप्लीटली डिफरेंट था। लिंग ताइजू ने जीवप्ती त्रिपाठी की रक्षा के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग यूज किया, इसलिए उन्हें हवा विंड बिल्कुल भी महसूस फील नहीं हुई।
गुरु दादा, कुंडलीदार नाले के नीचे वह काला छेद क्या था? जीवप्ती त्रिपाठी सवालों क्वेश्चंस से भरे फुल हुए थे। वह पूर्वज संस्थापक एंसेस्ट्रल फाउंडर द्वारा पीछे छोड़ा लेफ्ट बिहाइंड गया था। यह एक शून्य गलियारा है जो दुनिया वर्ल्ड के दो सिरों टू एंड्स को जोड़ता है। उस जगह के साथ कोई आसानी इजीली से ऊंचे आसमान के मंडप से एक दूसरी जगह अनदर प्लेस पर पार क्रॉस कर सकता है। विशेषता और स्पेसिफिक्स के लिए मुझे नहीं पता। आखिरकार पूर्वज संस्थापक की तुलना कंपेयर्ड में मेरी शक्ति बहुत महत्वहीन टू इनसिग्निफिकेंट है। हमने अभी कितनी दूर हाउफा पार किया? जीवप्ती त्रिपाठी शॉक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में शून्य गलियारा जैसी कोई अद्भुत चीज वंडरफुल थिंग होगी। लगभग 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर्स। लिंग ताइजू की आवाज सपाट फ्लैट थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडी हवा कोल्ड एयर की एक सांस ब्रेथ अंदर खींची सक्ड इन। जिस समय लिंग ताइजू और अनीश पाल यादव ने अपनी जीवन शक्ति को पत्थर की दीवार में उड़ेला था, उस समय से लेकर उनके जाने तक केवल आधा घंटा हाफ एन आवर बीता था। फिर भी सिर्फ आधा घंटा में उन्होंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा ट्रैवल की थी। इस तरह की बात सरल सिंपली रूप से बहुत अविश्वसनीय टू इनक्रेडिबल थी, एक सपने ड्रीम की तरह। जीवप्ती त्रिपाठी की मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता साइकोलॉजिकल क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। आखिरकार उन्होंने महान परिवर्तनों ग्रेट चेंजेस का अनुभव एक्सपीरियंस किया था, इसलिए एक पल के झटके शॉक के बाद उन्होंने जल्दी से खुद को शांत काम्ड हिमसेल्फ डाउन कर लिया। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे आंट यू गोइंग टू आस्क मी कि मैं तुम्हें कहाँ वे ले जा टेकिंग रहा हूँ? लिंग ताइजू ने उनकी ओर झलक ग्लांस देखा। अगर गुरु दादा मुझे बताना टेल मी चाहते हैं तो वह स्वाभाविक नेचुरली रूप से मुझे बताएंगे। किसी भी हालत केस में यह मेरे लिए बुरा बात नहीं होगा। तुम काफी आशावादी क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक हो। लिंग ताइजू कड़वाहट बिटली से मुस्कुराए। उनकी आंखें गहरी डीप हो गई क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे कहा, जिस जगह मैं तुम्हें भेजना सेंड चाहता हूँ वह संहार की भूमि लैंड ऑफ स्लॉटर है। वहाँ तुम्हें मारने के लिए किसी कारण रीजन या बहाने एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग का सम्मान रिस्पेक्टेड किया जाता है और कमजोर वीक शक्तिशाली का शिकार प्रे होते हैं। ये एक जगह है जहाँ जंगल का कानून लॉ ऑफ द जंगल स्पष्ट विविडली रूप से खेला प्लेड आउट जाता है। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जीवप्ती त्रिपाठी चौंक गए। हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? खेती कल्टिवेट मजबूत बनना बिकम स्ट्रॉन्गर और मार्शल आर्ट्स के सच्चे अर्थ ट्रू मीनिंग में झांकना प्राय इनटू। लिंग ताइजू ने एक गहरी सांस ली। अगर तुम नहीं जाना डोंट वांट टू गो चाहते तो मैं तुम्हें अभी नाउ वापस बैक ले जा टेक सकता हूँ। बेशक ऑफ कोर्स मैं जा रहा हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी उत्साहित एक्साइटेड थे जब उन्होंने खेती और मजबूत बनने के बारे में सुना। शक्ति स्ट्रेंथ की इच्छा डिजायर हर कृषक कल्टिवेटर के पास होती है। केवल मजबूत बनकर ही अपमानित ह्यूमिलिएटेड और धमकाया बुलीड नहीं जा सकता, और केवल मजबूत बनकर ही मार्शल आर्ट के मार्ग पाथ पर आगे फर्दर जा सकता है और एक अच्छा जीवन गुड लाइफ जा सकता है। भले ही तुम्हारी जान लाइफ हर समय खतरे डेंजर में हो, तुम फिर भी जाना वांट टू गो चाहते हो। लिंग ताइजू के मुंह पर एक संतुष्ट मुस्कान ग्रेटिफाइड स्माइल दिखाई छोड़ दी। बेशक मैं जा रहा हूँ। कोट हा तुम वास्तव में बड़े भाई बिग ब्रदर से अलग डिफरेंट हो। अतीत पास्ट में मैंने बड़े भाई से भी यही सवाल पूछा था। क्या तुम अनुमान कैसे लगा सकते हो कि उसने क्या कहा? जीवप्ती त्रिपाठी ने एक पल के लिए सोचा, फिर चौथे स्वामी जीवप्ती फोर्थ मास्टर यांग के चेहरे के भाव एक्सप्रेशन और आवाज टोन की नकल इमिटेटेड की और एक ईमानदार चेहरे सिंसियर फेस के साथ कहा, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं नहीं जा रहा हूँ। लिंग ताइजू एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर तुरंत हंस लाफ पड़े। एक भी शब्द गलत रॉन्ग नहीं। ये कहा जाता है कि कोई भी पिता से बेहतर बेटे को नहीं जानता। नो वन नोज अ सन बेटर देन हिज फादर। ऐसा लगता है कि उल्टा रिवर्स भी सच ट्रू है। ग्रेटर देन महत्वपूर्ण नोट ग्रेटर देन अगर तुम मारना नहीं चाहते तो अंत में तुम्हें ही नुकसान हार्म होगा। तुम जीवप्ती परिवार के सदस्य मेंबर्स सब भेड़ियों वुल्व्स बाघों टाइगर्स तेंदुओं लेपर्ड्स की तरह हो। अगर तुम मजबूत नहीं बनते बिकम स्ट्रॉन्ग तो भले ही तुम जीवप्ती परिवार में वापस लौट रिटर्न आओ, तुम्हें केवल धमकाया जाएगा। ग्रेटर दैन जीवप्ती त्रिपाठी की वर्तमान आभा रक्तमय और हिंसक है। अगर उसके पास खुद और अपने परिवार की रक्षा प्रोटेक्ट के लिए पर्याप्त शक्ति इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, अगर भविष्य में उसे धमकाया जाता है तो वह विरोध रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और उस आभा से प्रभावित अफेक्टेड होगा। ग्रेटर दैन बुराई के मार्ग पाथ ऑफ इविल में गिरने और भविष्य में एक सार्वजनिक दुश्मन पब्लिक एनिमी बनने के बजाय अभी सब कुछ दांव ऑल आउट पर लगाना बेहतर है। बड़े भाई ओह बड़े भाई, मुझे निर्दयी रूथलेस होने और तुम्हें बताए बिना विदाउट टेलिंग यू उसे दूर अवे ले जाने के लिए दोष मत देना।
क्योंकि तुम्हारे स्वभाव टेम्परामेंट के साथ मुझे डर है कि तुम सहमत अग्री नहीं होगे। ग्रेटर दैन, गुरु दादा हम कहाँ जा रहे हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने एक मुस्कान के साथ पूछा। हम नहीं, बस तुम, मैं केवल तुम्हें वहां भेजने के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुमने उस जगह के बारे में सुना, हर्ड ऑफ होगा, अधोलोक पर्वत, नेदरवर्ल्ड माउंटेन। कोट, जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर मुस्कान अचानक कठोर स्टिफन हो गई और उनका चेहरा सिकुड़ने ट्विचिंग से खुद को रोक नहीं पाया। बहुत देर लॉन्ग टाइम तक झिझकते हेजिटेटिंग रहे इससे पहले कि पूछा, गुरु दादा जिस अधोलोक पर्वत की आप बात स्पीक ऑफ कर रहे हैं, क्या वह वही अधोलोक पर्वत दैट नेदरवर्ल्ड माउंटेन है? बिल्कुल एग्जैक्टली। कोट, जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा और भी अधिक सिकुड़ गया। अधोलोक पर्वत दुनिया वर्ल्ड में लगभग प्रसिद्ध फेमस था। ये बदनाम नोटोरियस था क्योंकि यह एक वर्जित क्षेत्र फॉरबिडन एरिया था, किसी भी कृषक के लिए एक वर्जित क्षेत्र। जो लोग अंदर कदम स्टेप्ड इन रखते थे वे मर डाइड जाते थे और कोई भी वर्जित क्षेत्र से जीवित अलाइव भागने एस्केप में सक्षम नहीं हुआ था। बेशक यह सिर्फ एक अफवाह रूमर थी जिसने अधोलोक पर्वत के खतरे डेंजर को बड़ा चढ़ाकर एग्जैजरेटेड बताया, लेकिन यह अस्वीकार्य अनडिनायबल था कि अधोलोक पर्वत वास्तव में खतरनाक था। ऊंचे आसमान के मंडप के काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला ब्लैकविंड माउंटेन रेंज की तुलना कंपेयर्ड में ये 10 गुना 10 टाइम्स से अधिक खतरनाक था। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में एक सामान्य जीवन शक्ति कृषक बाधा रहित अनइम्पीडेड यात्रा ट्रैवल कर सकता था जब तक कि वे बदकिस्मत अनलकी न हो और एक विशेष रूप से भयंकर दानव जानवर पर्टिकुलरली फरोशियस मॉन्स्टर बीस्ट से न टकरा रन इनटू जाएं। लेकिन अधोलोक पर्वत में यहाँ तक कि एक अमर आरोहण सीमा के स्वामी को भी जीवित रहना सर्वाइव मुश्किल डिफिकल्ट लगेगा। दोनों के बीच अंतर डिफरेंस देखा जा सकता है। ये ठीक उसी खतरे डेंजर के कारण था कि इसे एक वर्जित क्षेत्र कहा जाता था और पूरे महान कुरु राजवंश ग्रेट हार डायनेस्टी में केवल एक ऐसा वर्जित क्षेत्र था। हालांकि दुनिया विशाल वास्ट थी और अधोलोक पर्वत जैसे कई अन्य वर्जित क्षेत्र फॉरबिडन जोन्स थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक बार सुना था कि तियानलैंग राजवंश टियनलैंग डायनेस्टी में जो महान कुरु राजवंश से सटा एडजेसेंट हुआ था एक वर्जित क्षेत्र था जिसे परित्यक्त पृथ्वी अबैंडन अर्थ कहा जाता था। सभी प्रकार के खतरे अधोलोक पर्वत के बराबर ऑन पार थे, शायद और भी अधिक इवन ग्रेटर। वर्जित क्षेत्र में अजीब भयंकर जानवर स्ट्रेंज फियर्स बीस्ट्स हर जगह पाए फाउंड जा सकते थे और जंगल में कई अज्ञात खतरे अननोन डेंजर्स थे। वहां जाना सरल रूप से मृत्यु डेथ को आमंत्रित कॉटिंग करना था। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि लिंग ताइजू के पास अपनी योजनाएं प्लान्स थी, इसलिए हालांकि उनका चेहरा थोड़ा बदल चेंज स्लाइटली गया, उन्होंने अपना संतुलन कंपोजर नहीं खोया। निश्चित रूप से शो इनफ लिंग ताइजू उनकी प्रतिक्रिया रिएक्शन का अवलोकन ऑब्जर्विंग कर रहे थे और बहुत देर बाद उन्होंने संतुष्टि सेटिस्फैक्शन के साथ कहा, हम अधोलोक पर्वत में गहराई डीप तक नहीं जाएंगे, केवल 500 ली 500 ली। एक बहुत ही अजीब जगह स्ट्रेंज प्लेस है जो तुम्हारे जैसे कृषक के लिए अनुभव एक्सपीरियंस करने के लिए उपयुक्त सूटेबल है। किस तरह की जगह? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। मैं इसे स्पष्ट क्लियरली नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही अजीब जगह है। उस समय मुझे भी मेरे गुरु मास्टर द्वारा अनुभव हासिल गेन करने के लिए वहां लाया ब्रॉट गया था, इसीलिए मुझे उस जगह के अस्तित्व एग्जिस्टेंस का पता नो है। उस समय मैं तुम्हारे पिता फादर को वहां भेजना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना रिफ्यूज्ड कर दिया। बहुत से लोग उस जगह के अस्तित्व को जानते हैं और अब जब समय आ गया टाइम हैज कम है, मुझे डर है कि कई लोग पहले ही अग्रिम इन एडवांस में वहां जा चुके हैं। क्या हमें एक जगह मिल गेट अ प्लेस सकती है? यह अभी भी अनिश्चित अनसर्टन है। अगर हम आसानी स्मूथली से अंदर जा सकते हैं तो तुम्हें एक बात याद रिमेंबर रखनी होगी, जो कोई भी वहां दिखाई अपीयर्स देता है वह एक दुश्मन एनिमी है। कभी भी किसी पर भरोसा ट्रस्ट मत करना। कोट, मुझे पता है तुम नहीं जानते। लिंग ताइजू ने धीरे धीरे सिर हिलाया और उनका स्वर टोन अधिक गंभीर मोर सीरियस हो गया। वह जगह खास स्पेशल है, एक ऐसी स्थिति सिचुएशन पैदा क्रिएटिंग करती है जहां हर जगह दुश्मन होते हैं। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, उस जगह पर जिन लोगों को मारा किल जाता है उनकी जीवन शक्ति और रक्तसार ब्लड एसेंस एक रक्तमनका ब्लड बीड में घनीभूत कंडेंस हो जाएंगे और इस रक्तमनका को कोई भी अवशोषित अब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे बिना किसी चिंता वरीज के उनकी शक्ति बढ़ इंक्रीजिंग जाती है। क्या? जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा अचानक अब्रप्टली बदल गया। जीवप्ती त्रिपाठी के लिए आगे अधोलोक पर्वत में क्या साहस इंतजार कर रहा है, इस बारे में और जानने के लिए क्या आप अगले भाग का अनुवाद चाहेंगे? 215। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि वहां किसी को मारने के लिए आपको किसी कारण या बहाने की जरूरत नहीं है ना? किसी को मारने के बाद प्राप्त होने वाले रक्तमोती ब्लड बीड्स सबसे अच्छा बहाना और कारण है। उस जगह पर एक जीवन केवल मजबूत बनने की नींव है,
खासकर क्योंकि आप केवल अलगाव और पुनर्मिलन सीमा सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री के तीसरे चरण के अभ्यासी हैं, इसलिए दूसरों के लिए आपको निशाना बनाना आसान है, लिंग ताइशुक नया नाम ने गहरी आवाज में कहा। जीवप्ति त्रिपाठी यांगकई का चेहरा सदमे से भरा हुआ था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वह उत्साहित और सुखद रूप से आश्चर्यचकित था। लिंग ताइशु ने जीवप्ति त्रिपाठी के चेहरे पर भाव देखा और आह भरे बिना न रह सका। मन ही मन सोचा कि यह छोटा शैतान वास्तव में हत्या के माध्यम से अपने मार्शल दाव को साबित करना चाहता था। अगर यह अलगाव और पुनर्मिलन सीमा के तीसरे चरण का कोई और अभ्यासी होता जिसने ये सुना होता, तो वे शायद डर के मारे भाग जाते, लेकिन जीवप्ति त्रिपाठी दूसरी ओर कोशिश करने को उत्सुक था। ये चाहता था कि वह तुरंत उस जगह पर दौड़ जाए और अंतहीन वध स्लॉटर में डूब जाए। उस जगह पर मासूमों को नुकसान पहुंचाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही जीवप्ति त्रिपाठी पहल करके किसी को न मारे, फिर भी कोई न कोई होगा जो उसे मारना चाहेगा। इसके अलावा वहां बहुत सारे बुराई की खेती करने वाले इविल कल्टिवेटर्स नया पद थे, जो सभी मारे जाने लायक थे। रास्ते भर लिंग ताइशु ने जीवप्ति त्रिपाठी को उस जगह के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। आखिरकार उन्होंने कई साल पहले इसका अनुभव किया था और उनके पास व्यक्तिगत अनुभव था जो सभी अनमोल खजाने थे। जीवप्ति त्रिपाठी ने बहुत सावधानी से सुना, थोड़ी सी भी बात चूकने की हिम्मत नहीं की। लिंग ताइशु के अनुसार वह जगह निचले पहाड़ नेदर माउंटेन नया नाम में स्थित थी, लेकिन यह वास्तव में निचले पहाड़ से संबंधित नहीं थी। ये एक बहुत ही अजीब स्वतंत्र स्थान था और प्रवेश द्वार निचले पहाड़ की एक झील में था। जीवप्ति त्रिपाठी नहीं जानता था कि अंदर किस तरह की अजीब ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांत हेवन एंड अर्थ प्रिंसिपल्स नया पद मौजूद थे, लेकिन जैसे ही अंदर कोई जीवित चीज मर जाती, उसकी ऊर्जा और मांस का सार फ्लैश एसेंस रक्त मोती में संघनित हो जाता, जिसमें लोग और दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट शामिल थे। इन रक्त मोतियों को स्वयं उपभोग किया जा सकता था या दूसरों के उपभोग के लिए बाहर निकाला जा सकता था। वे बहुत मूल्यवान थे। इसके अलावा मरने वाला व्यक्ति या दानव जानवर जितना मजबूत होता, रक्त मोती का मूल्य उतना ही अधिक होता और मरने वाले व्यक्ति को मिलने वाला सुधार उतना ही अधिक होता। इसके अतिरिक्त उस जगह पर सभी आक्रामक और रक्षात्मक कलाकृतियों का कोई प्रभाव नहीं था और उन्हें किसी प्रकार की अदृश्य ऊर्जा द्वारा सील कर दिया गया होगा। ये खबर सुनकर जीवप्ति त्रिपाठी का दिल डूबने लगा। जीवप्ति त्रिपाठी की वर्तमान शक्ति केवल अलगाव और पुनर्मिलन सीमा के तीसरे चरण पर थी। कौन जानता था कि वहां जीवन शक्ति युएनची सीमा के कितने स्वामी होंगे। एक बार जब वह इन स्वामियों का सामना करेगा, अगर उसके पास असुर तलवार एसूर स्वॉर्ड नया नाम या हजारों फूल खिलने वाला रक्त बेगोनिया 1000 ब्लॉसमिंग ब्लड बगोनिया नया नाम उसकी सहायता के लिए नहीं होगा, तो वह निश्चित रूप से नुकसानदेह स्थिति में पड़ जाएगा या मार भी दिया जाएगा। लेकिन जब उसने दूसरों के बारे में सोचा तो यह समान था। जीवप्ति त्रिपाठी बेहतर महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह अलग थलग दुनिया आइसोलेटेड वर्ल्ड नया पद हर 10 साल में एक बार खुलती थी और इस बार जीवप्ति त्रिपाठी का भाग्य काफी अच्छा था। जैसे ही वह ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन लौटा, वह इसे पकड़ने में कामयाब रहा। अगर वह कुछ महीने बाद वापस आया होता तो वह निश्चित रूप से चूक जाता। अंत में लिंग ताइशु ने जीवप्ति त्रिपाठी को गंभीरता से एक छोटी थैली दी। ये थैली हथेली के आकार की थी। उस पर कई जटिल पैटर्न उकेरे गए थे। सामग्री अजीब थी, लेकिन यह बहुत नाजुक लगती थी। यह क्या है? जीवप्ति त्रिपाठी ने हैरानी से पूछा। मैं इसे कियानकुन थैली कियानकुन पाउच नया नाम कहता हूँ। इसके छोटे आकार से धोखा मत खाइए। वास्तव में इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यह एक पूरे वर्ग मीटर की चीजें रख सकती है। जीवप्ति त्रिपाठी का भाव फिर से बदल गया क्योंकि उसने आश्चर्य से लिंग ताइशु को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की पौराणिक कलाकृति विशेष रूप से चीजें संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती थी। लिंग ताइशु के पास वास्तव में एक थी। ये पूर्वज संस्थापक एंसेस्ट्रल फाउंडर नया पद द्वारा छोड़ दी गई थी। पूरे महान कुरु राजवंश ग्रेट हा डायनेस्टी में मुझे डर है कि यह एकमात्र है। यहाँ तक कि आपके मध्य राजधानी सेंट्रल कैपिटल नया नाम के 8 महान परिवारों एक ग्रेट फैमिलीज नया पद के पास भी ये नहीं है। लिंग ताइशु ने हल्के ढंग से कहा। ओह नहीं, अनीशपाल यादव मैंगूया के पास भी एक हो सकती है। लेकिन उस बूढ़े ने अपने सभी खजाने छिपा दिए और अपने शिष्य को छोड़कर किसी को नहीं दिए। वह वास्तव में कंजूस था। तुम्हारे लिए अंदर कुछ गोलियां हैं, उनका मितव्ययिता से उपयोग करना, लिंग ताइशु ने कहा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान गुरु ग्रैंड मास्टर नया पद। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ये थैली आपको वापस कर दूंगा। जीवप्ति त्रिपाठी ने गंभीरता से छोटी थैली को अपने सीने में भर लिया और उसे अपने सीने के करीब रखा। ये चीज वास्तव में एक सर्वोच्च कलाकृति थी। एक कलाकृति जो चीजें संग्रहित कर सकती थी। दुनिया ने इसके बारे में केवल अफवाहें सुनी थी, लेकिन किसी ने कभी इसे नहीं देखा था। हालांकि जीवप्ति त्रिपाठी के शरीर के अंदर आत्मा को दबाने वाले पत्थर सोल सप्रेसिंग स्टोन नया नाम से बनी एक गूढ़ काली पुस्तक वर्डलेस ब्लैक बुक थी। उस चीज का उपयोग चीजें संग्रहित करने के लिए एक कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता था और उसकी श्रेणी निश्चित रूप से कियानकुन थैली से बहुत अधिक थी।
हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी अभी खजानों के पहाड़ पर बैठा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। लगभग एक दिन तक आगे उड़ने के बाद लिंग ताइशु और जीवप्ती त्रिपाठी के सामने एक गहरी पर्वत श्रृंखला दिखाई दी जो एक अजीब आभा से भरी हुई थी। निचला पहाड़, महान कुरु राजवंश का एकमात्र निषिद्ध क्षेत्र, फॉरबिडन एरिया, नया पद। एक वीरान और प्राचीन आभा उन पर छा गई। यह निषिद्ध क्षेत्र एक विशाल अजगर की तरह था जो प्राचीन काल से यहाँ रहा था, जिससे इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति कांप उठता था। पहाड़ पर पहुंचकर इससे पहले कि वे अंदर भी प्रवेश कर पाते, दोनों तरफ से 2 दल तेजी से बाहर निकल आए। बाएं से 6 लोग आए। जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें घूरकर देखा और पाया कि वे सभी महिलाएं थीं। इन 6 लोगों का नेतृत्व एक बूढ़ी औरत, एक खूबसूरत महिला और शेष 4 युवा लड़कियां कर रही थीं। 4 युवा लड़कियों ने अपने हाथों और पैरों पर छोटी घंटियां पहन रखी थीं, और जैसे ही वे आगे बढ़ीं, एक स्पष्ट और मधुर झंकार की आवाज आई, जैसे पहाड़ी धारा किसी की इंद्रियों को ताज़ा कर रही हो। इसके अलावा महिलाओं का ये समूह सभी असाधारण रूप से सुंदर था। वह खूबसूरत महिला शालीन और शानदार थी। उसकी आकृति भरी हुई और पूर्ण थी। उसके काले बाल उसके सिर के पीछे एक जूड़े में लिपटे हुए थे, जो उसकी गोरी और पतली गर्दन को उजागर कर रहे थे। उसका हर हिस्सा एक परिपक्व और भव्य सुंदरता का उत्सर्जन कर रहा था। खासकर उसकी आंखों की जोड़ी, वे शरद ऋतु की लहरों की तरह थी जो किसी के दिल की धड़कन को तेज करती थी और किसी की आत्मा को मोहित करती थी। वे पानीदार आंखें बोल सकती थी, जिससे आसमान नीला हो जाता था और फूल सुगंधित हो जाते थे। 4 युवा लड़कियां और भी खूबसूरत थीं। वे अपने जीवन के यौवन में थीं, और जैसे ही वे चली, वे शालीन थीं। उनकी कोमल बाहों का आधा हिस्सा खुला हुआ था, और उन सभी की चमड़ी बर्फ जैसी सफेद थी। उनके जजेब पैर छोटे और नाजुक थे, और उनके नाजुक पैर की उंगलियों ने एक अलग तरह की सुंदरता को रेखांकित किया। वे पतली और गोल थीं, और वे मीठी मुस्कान बिखेरती थीं। वे या तो शर्मीली, सुंदर, बर्फ की तरह ठंडी, या आग की तरह भावुक थीं। जब वे चारों एक साथ गले मिलती थीं, तो ये किसी भी आदमी को पागल करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इन युवा लड़कियों का स्वभाव उस खूबसूरत महिला जितना परिपक्व और मोहक नहीं था, फिर भी उनमें अपना अनूठा आकर्षण था। जहां तक बूढ़ी औरत की बात है, हालांकि वह बहुत बूढ़ी दिखती थी, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि जब वह जवान रही होगी तो वह काफी सुंदर रही होगी, लेकिन निर्मम बहते समय के महान सम्राट, रूथलेस फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर, नया पद ने उसके चेहरे पर कई अमिट निशान छोड़ दिए थे। लोगों का ये समूह जीवप्ती त्रिपाठी और लिंग ताइशु के पास दौड़ा और उनके सामने 300 मीटर दूर रुक गया। बूढ़ी औरत ने उन दोनों पर अपनी आंखें घुमाई और हल्के से सूंघा। जो लोग इस समय निचले पहाड़ में आ सकते थे, उनका जाहिर तौर पर एक ही उद्देश्य था। इस अजीब जगह में प्रवेश करने के लिए सीमित संख्या में स्थान थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे प्रतिद्वंद्वी थे। लिंग ताइशु ने बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुराया और जीवप्ती त्रिपाठी से फुसफुसाया, वे एक प्रथम श्रेणी की संप्रदाय, फर्स्ट क्लास सेक्ट, नया पद, 10,000 फूल महल, 10,000 फ्लावर पैलेस, नया नाम से है। युवा लोग यौवन की जीवंतता से भरे हैं। सावधान रहना कि तुम इन छोटी लड़कियों के जाल में न फंस जाओ, अन्यथा वे तुम्हारी हड्डियां भी नहीं थूकेंगी। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें चमक रही थीं क्योंकि उसने आलोचनात्मक नजर से 4 युवा लड़कियों को देखा। लिंग ताइशु के शब्दों को सुनकर उसने तुरंत एक गंभीर भाव धारण कर लिया। प्रधान गुरु, निश्चिंत रहे, मैं सावधान रहूंगा। एक पल बाद दाएं तरफ के लोग भी पहुंच गए। चारों ओर देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने देखा कि नेता लिंग ताइशु की उम्र के लगभग एक बूढ़ा आदमी था, और उसके पीछे 3 युवा लोग, पुरुष और महिला दोनों थे। उन सभी की असाधारण शक्ति थी, लेकिन चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं, उनका स्वभाव कुछ अजीब था। 2 युवा पुरुष जीवप्ती त्रिपाठी से भी अधिक डीप थे। उनकी आंखें लगभग 10,000 फूल महल की महिला शिष्यों पर टिकी हुई थी। इससे उनके बगल की युवा लड़की बहुत नाखुश हुई। वह सूंघे बिना न रह सकी। ये भूत राजा घाटी, गोस्ट किंग वैली, नया नाम के लोग हैं। लिंग ताइशु का भाव डूब गया, तुम मुश्किल में हो। क्यों? जीवप्ती त्रिपाठी हैरान था। क्योंकि प्रधान गुरु, मैंने अतीत में उस बूढ़े आदमी से कुछ बार लड़ाई की थी। ये एक दुष्ट संप्रदाय, ईवल सेक्ट, नया पद है, इसलिए यदि तुम उनसे मिलते हो तो तुम्हें उनकी मार्शल आर्ट से सावधान रहना चाहिए, लिंग ताइशु ने जवाब दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें टिकाए और देखा कि सामने के 3 लोगों के हाथ थोड़े अजीब थे। साधारण लोगों के विपरीत उनके हाथ उदास और पीले थे, जैसे भूत के पंजे। सामने वाले बूढ़े आदमी ने अचानक व्यंग्य किया, गुइली, गीली, नया नाम, तुम अभी तक मरे नहीं। लिंग ताइशु ने सूंघा, गुइली, तुम भी मरे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, गुइली ने मुस्कुराया। ये बूढ़ा स्वामी चिंतित था कि अगर तुम मर गए तो उसे बदला लेने के लिए कोई नहीं मिल पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। ये वास्तव में स्वर्ग मुझ पर दया कर रहा है। क्या मैंने तुम्हें 50 साल पहले जो सबक सिखाया था वह पर्याप्त नहीं था? आज तुम मरने की पहल करना चाहते हो? लिंग ताइशु ने व्यंग्य किया, थोड़ा सा भी डर दिखाए बिना। गुइली का भाव भयंकर था। अतीत को लाने का क्या फायदा? 50 साल पहले मैं तुमसे हार गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि 50 साल बाद भी ऐसा ही होगा। क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? लिंग ताइशु गर्व से मुस्कुराया। गुइली की आंखें भूतिया आग की तरह उदास थीं, नाराजगी और डर के साथ लिंग ताइशु को घूर रही थी।
जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का सामना किया, गुइली के पीछे भूत राजा घाटी के 3 शिष्यों ने भी जीवप्ती त्रिपाठी को घूरना शुरू कर दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने बस उन पर मुस्कुराया, उसका भाव अपरिवर्तित रहा। पेंग, एक आवाज आई क्योंकि 10,000 फूल महल की बूढ़ी औरत ने अपनी अजगर के सिर वाली छड़ी ड्रैगन हेड वॉकिंग स्टिक नया नाम को जमीन में दे मारा। अगर तुम दोनों लड़ना नहीं चाहते तो हम निचले पहाड़ में प्रवेश करने के लिए बल में शामिल होने पर चर्चा क्यों नहीं करते। बूढ़ी औरत ने लिंग ताइशु और गुइली की ओर हल्के से देखा। हालांकि लिंग ताइशु और गुइली के बीच शिकायतें थीं, वे वास्तव में अब लड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार वे दोनों जीवन अनुभव, लाइफ एक्सपीरियंस, नया पद के लिए यहाँ थे। अगर उन्होंने सही समय चूक दिया तो यह उनकी योजनाओं को बर्बाद कर देगा। बूढ़ी औरत भी एक चतुर व्यक्ति थी। ये देखकर कि उन दोनों को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था, इसलिए उसने ये सुझाव दिया। गुइली ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। ये बूढ़ा स्वामी महल की मालकिन यान, पैलेस मास्टर यान, नया नाम को चेहरा देगा और आज तुमसे परेशान नहीं होगा, लेकिन जब यह मामला खत्म हो जाएगा, लिंग ताइशु, तुम और मैं लड़ेंगे किसी भी समय। गुइली ने उदास ढंग से जीवप्ती त्रिपाठी को देखा, उससे बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अपने बगल के 3 शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, इस छोटे शैतान की सूरत याद रखना, जब हम अंदर प्रवेश करें तो उसे मार डालना। हाँ, तीनों शिष्यों ने ठंडे ढंग से जवाब दिया। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव ठंडा हो गया क्योंकि उसने गुप्त रूप से इन तीनों की सूरत याद कर ली। 10,000 फूल महल की बूढ़ी औरत के मध्यस्थता के साथ लिंग ताइशु और गुइली ने अस्थायी रूप से अपनी शिकायतों को एक तरफ रख दिया। उन तीनों ने संक्षेप में कुछ देर के लिए चर्चा की। बूढ़ी औरत ने रास्ता दिखाया। 4 लड़कियां करीब से उसका पीछा कर रही थीं और गुइली बीच में था, अपने 3 शिष्यों का नेतृत्व कर रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी और लिंग ताइशु सबसे पीछे रहेंगे। जहां तक खूबसूरत महिला की बात है, वह भी केंद्रीय स्थिति में थी, लेकिन गुइली के साथ एक बाईं ओर था और एक दाईं ओर। इन 4 अमर आरोहण सीमा, इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री, नया पद के स्वामी के संरक्षण के साथ छोटी पीढ़ी के शिष्यों को अत्यधिक सुरक्षित कहा जा सकता था। बेशक आधार ये था कि लिंग ताइशु और गुइली ने एक दूसरे पर कोई चाल नहीं चली। लिंग ताइशु स्वाभाविक रूप से इतना शातिर नहीं होगा, लेकिन गुइली एक अलग कहानी थी। इस चिंता के कारण बूढ़ी औरत ने लिंग ताइशु को सबसे पीछे रहने के लिए कहा ताकि गुइली को पीछे से एक गुप्त हमला, स्नीक अटैक शुरू करने से रोका जा सके। सौभाग्य से गुइली भी एक समझदार व्यक्ति था, इसलिए रास्ते भर उसने कोई चाल नहीं चली, केवल ईमानदारी से अपनी स्थिति की रक्षा की। निचला पहाड़ अपने खतरों के लिए बदनाम था, इसलिए जब समूह ने प्रवेश किया तो वे सभी सतर्क थे, अपनी सांसें रोककर, क्योंकि सबसे बाहरी परिधि में भी एक शक्तिशाली 5वें क्रम या 6ठे क्रम दानव जानवर का सामना करने की संभावना थी। 10,000 फूल महल की महिलाओं ने कुछ अज्ञात तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन उनके कलाई और टखनों पर घंटियों ने थोड़ी सी भी आवाज नहीं की, इसलिए समूह चुपचाप आगे बढ़ा। मुझे लिंग ताइशु, लिंग ताइजू, गुइली, गीली, महल की मालकिन यान, पैलेस मास्टर यान और असुर तलवार, एसुर स्वॉर्ड सहित कुछ नए नाम और पद मिले, जिन्हें मैंने हिंदी में बदल दिया है और स्थायी रूप से सहेज लिया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको किसी भी नए चीनी नाम, पद और उनके हिंदी अनुवाद की सूची प्रदान करूं जिन्हें मैंने इस पाठ में पाया और सहेजा है? स्नो कैप माउंटेन पाठ का हिंदी में अनुवाद, मार्शल शिखर, स्नो कैप माउंटेन। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक सामने से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई चीज तेजी से पास आ रही हो। युवा शिष्यों का समूह चौकन्ना हो गया, लेकिन अमर आरोहण क्षेत्र के चारों स्वामी शांत रहे। शुआ, जंगल से अचानक एक भयानक सिर बाहर निकला, जो रास्ता दिखा रही बूढ़ी औरत को काटने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोल रहा था। सिर एक बांस की टोपी के आकार का था और उसकी 2 सुनहरी त्रिकोणीय आंखें एक क्रूर और उदास रोशनी से चमक रही थी। ये बहुत तेज था और पलक झपकते ही वह बूढ़ी औरत के सामने आ गया। बूढ़ी औरत हल्की सी सिसकी, अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को थोड़ा उठाया और धीरे से उसे आगे की ओर इशारा किया, जिससे वह सीधे सिर के बीच में जा लगा और फिर उसकी ठुड्डी को ऊपर उठा दिया। विशाल सिर पर जैसे किसी महान शक्ति से प्रहार हुआ हो और वह सीधे एक तरफ बह गया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, पूरा सिर अचानक फट गया और खून का एक बादल हवा में भर गया। मध्यम आयु वर्ग की महिला की आकृति चमकी और उसके नाजुक हाथ के झोंके के साथ उसकी कलाई से एक रंगीन रिबन बाहर निकला, जो अपने बिल से बाहर आते हुए सांप की तरह रक्त कोहरे में एक दानव कोर को लपेट लिया और फिर तेजी से वापस आ गया। सुनहरी आंखों वाला, चांदी की पीठ वाला अजगर, एक शिखर 5वां क्रम दानव जानवर, अनूप सिंह ने जीवप्ती त्रिपाठी के कान में फुसफुसाया। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें जमीन पर टिका दी और निश्चित रूप से जमीन पर एक सिरविहीन अजगर शव देखा। उसकी पीठ पर एक चांदी का पैटर्न था, जो बहुत अजीब लग रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इससे पहले कि वह साफ साफ देख पाता, अजगर पहले ही मर चुका था और यहाँ तक कि उसका दानव कोर भी मध्यम आयु वर्ग की महिला ले गई थी। शिखर 5वां क्रम जीवन शक्ति क्षेत्र का शिखर था। इसे इस बूढ़ी औरत ने एक ही मुठभेड़ में मार डाला और 10,000 फूल महल की इस बूढ़ी औरत की शक्ति निरंकुश थी, शायद अनूप सिंह के समान स्तर पर, शायद उससे भी ज्यादा। आखिरकार 10,000 फूल महल एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था। इसका प्रभाव ऊंचे आसमान के मंडप से कहीं अधिक बड़ा था। सावधान रहो, ये चीज एक सामाजिक दानव जानवर है। अनूप सिंह ने फिर चेतावनी दी।
इससे पहले कि उसकी आवाज गिरती, सभी दिशाओं से सरसराहट की आवाज आए और स्पष्ट रूप से जंगल से कई जोड़ी सुनहरी त्रिकोणीय आंखें उन्हें घूर रही थी। वे तेजी से करीब आ रहे थे। बूढ़ी औरत रुकी नहीं और बस चिल्लाई, जल्दी करो, एक बार खून की गंध फैल गई तो यह और अधिक दानव जानवर को आकर्षित करेगी। लोगों का समूह तेज और तेज चलता गया। सूं सूं सूं, अनगिनत सुनहरी आंखों वाले चांदी की पीठ वाले अजगर सभी दिशाओं से ऊपर कूद गए और उन्होंने खून भरे मुंह खोल दिए, क्योंकि वे लोगों के समूह पर हमला कर रहे थे। बूढ़ी औरत की छड़ी में अतुलनीय मारक शक्ति थी। अक्सर बस एक हल्की सी टैप के साथ एक बड़ा अजगर मौके पर ही मर जाता था। भूतली और सुंदर महिला बीच में थे, प्रत्येक अपने शिष्यों की रक्षा के लिए अपने तरीकों का उपयोग कर रहे थे। भूतली वास्तव में एक दुष्ट साधक था। उसने अपनी खेती तकनीक को सक्रिय किया और उसकी काली आभा एक हिंसक और खूनी आभा उत्सर्जित कर रही थी। उसने अपने हाथ में एक भाला के आकार का गुप्त खजाना पकड़ा हुआ था और बाएं और दाएं वार कर रहा था, उन सभी दुश्मनों को मार रहा था जो हमला करने आए थे। सुंदर महिला की शक्ति थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी उसके लिए 5वें स्तर के दानव जानवर से निपटना आसान था। जैसे ही फेंग यून का शरीर हिलता था, यह अपने साथ एक मादक सुगंध लाता था। जो सुनहरी आंखों वाले चांदी की पीठ वाले अजगर उसकी ओर दौड़े आते थे, वे अक्सर करीब आने से पहले ही किसी स्पष्ट तरीके से मारे जाते थे।